सो हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपने नीट 2024 का पेपर, अपना केमिस्ट्री का पेपर आज हम डिस्कस करेंगे। आई होप आप सभी का एग्जाम अच्छा गया होगा। तो पूरा हमने पेपर डिस्कस करा है, इसमें अपना केमिस्ट्री का डिस्कशन लिया है। पूरी केमिस्ट्री हमने इसमें डिस्कस करी है। काफी अच्छे क्वेश्चन, फिजिकल केमिस्ट्री में एक आध अच्छा क्वेश्चन था, उसको देखा है अच्छे तरीके से। कैलकुलेशन को थोड़ा सा इजी करके दिखाई, कैसे हम इजी करके अपनी कैलकुलेशन को पेपर में कर सकते थे। बट आई नो कि मतलब एग्जाम में ऐसा टेम्परामेंट नहीं होता जो हम लोग कह देते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए, तब एग्जाम में बहुत ज्यादा पैनिक मोड बना, दैट इज डिफिकल्ट। बट जिसको भी क्लिक कर गया होगी वो तो उसके लिए काफी ज्यादा बेनिफिट होगा। तो आयो आप सभी का पेपर अच्छा गया हो, तो इस पेपर की आपको पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। वहां पे थोड़ी देर में अभी वो अपलोड हो जाएगा हमारा टेलीग्राम चैनल पे भी, तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लिएगा। बाकी आप हमारे इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। तो फिलहाल तो शुरुआत करते हैं अपना केमिस्ट्री का पेपर डिस्कशन, जिसमें तीनों ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल हमने लिए। सबसे पहले फिजिकल का मिलेगा, देन आपका इनऑर्गेनिक, देन हमारा ऑर्गेनिक का डिस्कशन है। तो सबसे ज्यादा टाइम फिजिकल में ही लगा, जैसे आप सभी को पता है, सबसे लंबा टाइम उसी में लगता है। तो आप पूरा डिस्कशन जरूर देखिएगा, आपको आई हैव कैन अश्योर कि काफी ज्यादा मजा आएगा, काफी ज्यादा अच्छी चीजें भी हम सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा डिस्कशन। सो फिजिकल केमिस्ट्री में फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है हमारे क्वांटम नंबर से, जो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर का पोर्शन है। तो यहाँ पे हमसे चार ऑप्शन दे रखे हैं और हमें मैचिंग दी हुई, तो हमें बताना है कौन क्या क्या करता है। सबसे पहले एन देखते हैं। एन सभी को पता है क्या करता है हमारा, ये शेप ऑफ ऑर्बिटल नहीं, ये हमारा साइज ऑफ ऑर्बिटल बताता है। सो एन हमारा बताता है साइज ऑफ ऑर्बिटल। सो साइज ऑफ ऑर्बिटल का यहाँ आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। डी का आ गया 2, एक ही ऑप्शन है, आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही इजीली हमारी मैचिंग हमारी हो गई है। बट बाकी ऑप्शन को भी देख लेते हैं। सी क्या है, एल। एल क्या बताता है हमें, शेप ऑफ ऑर्बिटल, तो सी का आ जाएगा 1। ठीक है। एंड देन हमारे पास क्या है, हमारे पास ये मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर है, तो स्पिन ही बताएगा, दैट इज ओरिएंटेशन ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन के प्लस हाफ है या माइनस हाफ। देन ए हमारा आ जाता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, बी था हमारा स्पिन वाला। सो ये हमारा क्या होता है, ये बताता है हमारा ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वही जो हमने फर्स्ट ऑप्शन से ही निकाला था, दैट इज हमारा ऑप्शन नंबर 3। ए का थर्ड, यस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है केमिकल काइनेटिक्स से, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन कैन बी कैलकुलेटेड इफ वन नोज द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर, प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन, ओरिएंटेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑफ मॉलिक्यूल ड्यूरिंग कोलिजन, रेट कांस्टेंट एट टू डिफरेंट टेम्परेचर। सो हमें पता है आर्हेनियस की इक्वेशन थी, वो कहती थी K इज इक्वल्स टू ए ई की पावर माइनस ऑफ ई ए बाय आर टी। ठीक है। अगर हमें इस इक्वेशन को देखें, अगर हमें रेट कांस्टेंट पता लगाना है, दैट इज के, तो हमें पहले तो एक ए की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो इसको मैं अलग कलर से मार्क कर देता हूँ। हमें ए की वैल्यू पता होनी चाहिए और हमें टेम्परेचर की वैल्यू पता होनी चाहिए। सो हमें यहाँ पे दो चीजें की वैल्यू पता होनी चाहिए। सो हमें बेसिकली क्या निकालना है, अच्छा एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है, तो उस पर मैं एरो कर देता हूँ येलो वाला। हमें ये निकालना है और हमें इन तीन चीजों की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। दूसरी इक्वेशन जो थी, जो हमारी क्या, हम लॉग, इसका लॉग लेते थे एंड देन दो इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट कर देते थे, तो वो आता था log ऑफ K2 बाय K1 इज इक्वल्स टू ई ए बाय 2.303 आर 1/T1 बाय T2 माइनस, ये हमारा होता। तो ये क्या कहती थी, अगर हमारे पास रेट कांस्टेंट अगर अलग अलग दो टेम्परेचर पर गिवन है, तो हम उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज हमारी एक्टिवेशन एनर्जी की। इस वाले में ये हमारा एक तो एलिमिनेट हो जाता था, और जब ये एलिमिनेट हो गया तो और हमें इन दोनों की वैल्यू पता होगी, दैट इज K1 और K2 की। सो वी कैन इजीली कैलकुलेट अगर हमें T1 और T2 की वैल्यू गिवन है। और ये सो बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल इजी क्वेश्चन था। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कि हमें रेट कांस्टेंट हमें मिल जाए टू डिफरेंट टेम्परेचर पे। प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन इसका कोई इससे लेना देना नहीं है, ओरिएंटेशन का भी इससे कोई लेना देना नहीं है, एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेशन से, रेट ऑफ रिएक्शन से है, बट ये हमारा एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेशन से नहीं है। नेक्स्ट, तो ये हमसे क्वेश्चन कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रिया केपी एंड केसी आर नॉट इक्वल। सो केपी इज इक्वल टू केसी नहीं है, तो इसका फॉर्मूला क्या था, केपी इज इक्वल टू केसी आर टी की पावर डेल्टा एनजी। जब जब हमारा डेल्टा एनजी 0 होता था, तब तब हमारा केपी और केसी इक्वल होता है, ये हम सभी को पता है। ठीक है। सो अब हमसे पूछा गया किसमें केपी और केसी इक्वल नहीं है, मतलब हमारे जो नंबर ऑफ गैसियस मोल्स इन रिएक्टेंट हैं वो प्रोडक्ट के इक्वल होते हैं। तो हमें क्या बताना है, ऐसी हमें रिएक्शन देखनी है जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल इक्वल नहीं हो, कौन से, गैसियस वाले। तो फर्स्ट पार्ट में हमें ये दे रखा है। सो फर्स्ट पार्ट में क्या है, यहाँ भी दो, एक मोल है, यहाँ है हमारे 1 + 1 2, 2 मोल, और यहाँ भी दो, तो यहाँ पे बराबर है। ठीक है। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे इस रिएक्टेंट इस साइड 1 मोल है, रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड 2 है, तो यहाँ पे नहीं है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। देन यहाँ पे एक एक यहाँ पे 2, तो इसमें भी सही है। मतलब क्या सही है, रिएक्टेंट और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के गैसियस मोल्स इक्वल है। यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, सो ये भी हमारा इक्वल है। सो एक ही हमारा ऑप्शन है जिसमें दोनों साइड्स हमारी बराबर नहीं है, सो वही हमारा आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट,
1 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड वॉज ट्रीटेड विथ 0. इतना ml ऑफ HCl सॉल्यूशन, द मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड लेफ्ट अनरिएक्टेड इज इक्वल टू। ओके, सो यहाँ पे काफी अच्छा क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। सो यहाँ पे काफी अच्छा तो नहीं, बस लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन है। NaOH हमारे पास HCl से रिएक्ट कराएंगे, क्या बनता है सर, हम सभी को पता है, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एसिड प्लस बेस गिव्स अस सॉल्ट एंड वाटर, 10th क्लास में पढ़ा था हमने, ठीक है, बल्कि शायद 7th में ही पढ़ा था। सो बातें कम करते हैं। सो अब हमें क्या बताना है, हमें बताना है, हमें दे रखा है ये 1 ग्राम दे रखा है, ठीक है, हमें दे दिया, हमें 1 ग्राम इसका दे दिया, और क्या दे रखा है, हमें इसकी कुछ वैल्यू दी हुई है, हमें बताना है कितना ये अनरिएक्टेड हो गया। सो कितना अनरिएक्टेड होने से पहले हम निकाल लेते हैं कितना रिएक्टेड होगा। जितना रिएक्टेड है उसको मैं कह रहा हूँ एक्स ग्राम, ठीक है, एक्स ग्राम मेरा रिएक्टेड है, ठीक है। अब इसमें क्या दे रखा है, मुझे क्या करते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे 1 मोल और 1 मोल आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। सो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे इनके मोल्स इक्वल करना है टू फाइंड कि कितना रिएक्टेड है। ये मेरा क्या है, रिएक्टेड वाला कितना रिएक्ट कर गया, और जितना टोटल है उससे मैं माइनस करके अपना अनरिएक्टेड तो आराम से निकाल लूंगा। अब हम सिंपल 1 मोल और 1 मोल बन रहे हैं, तो इसके मोल्स हमें इक्वेट करने हैं, कुछ नहीं करना। तो गिवन मास अपॉन मोलर मास करना है और कुछ नहीं। सो सोडियम हाइड्रोक्साइड का गिवन मास इज एक्स। कौन सा मास है, अनरिएक्टेड वाला नहीं, रिएक्टेड वाला, रिएक्टेड वाला 1 ग्राम इसलिए नहीं रहा क्योंकि एंड में हमें उससे माइनस करना हो। तो गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट उसका 40 इज इक्वल्स टू, इसका हम जब वो निकालेंगे मोल्स, वो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हमें मोलैरिटी दी हुई है और यहाँ पे हमें वॉल्यूम दी हुई है। सो मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम होती है इन लीटर, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं मिली मोल्स की। सो फिलहाल रहने देते हैं उस कंसेप्ट को। सो यहाँ पे हमें क्या करना है, 25/1000 लिख देता हूँ क्योंकि मैंने वॉल्यूम कर ली लीटर में, इनटू मेरी मोलैरिटी। सो ये मेरी क्या आ गई, ये मेरी आ गई, इसके नंबर ऑफ मोल्स आ गए HCl के, इनटू 10⁻⁻3, ठीक है। अब इसको हमें कैलकुलेट करना है, ये पॉइंट हटाए, यहाँ पे 0 लगे, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 4 आएगा, ये आ गया हमारा 10, ठीक है। सो x की वैल्यू जो आ रही है वो हमारी आ रही है 750 इंटू 10⁻³ और ये -3 किस में आ रहा है, ये हमारा आ रहा है केजी में। सो यहाँ पे वैल्यू आएगी हमारी ग्राम से, ना कि किलोग्राम में, क्योंकि ये मॉलिक्यूलर वेट हमारा उसमें दैट इज ग्राम में। तो ये हमारी ग्राम में आ गई। सो एक्स की वैल्यू मेरी आ जाएगी, ये पीछे चलाएगा, 0.75 ग्राम, ठीक है। या फिर मैं इसको ये भी कह सकता हूँ 750 मिलीग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 750 मिलीग्राम। टोटल कितना था, 1 ग्राम, 1 ग्राम किसके इक्वल होगा, 1000 मिलीग्राम के। उसमें से कितना रिएक्ट कर गया सर, इसमें से रिएक्ट कर गया है 750 ग्राम मिलीग्राम रिएक्ट कर गया, बचा कितना है, 250 मिलीग्राम। सो वही हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें से हमने माइनस करके निकाल लिया है मास ऑफ अनरिएक्टेड NaOH। सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है अगेन एटॉमिक स्ट्रक्चर, बोर्स मॉडल, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दैट चैप्टर। तो यहाँ पे हमें एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखी है ग्राउंड स्टेट में फॉर He पॉजिटिव, अच्छा हीलियम दे रखा है, एन की वैल्यू हमें दे रखी है 1 और एनर्जी हमें दे रखी है -x, ठीक है। हाइड्रोजन हीलियम, हीलियम का एटॉमिक नंबर Z इज इक्वल टू आ गया 2, ठीक है। ये जो हमारी x किलो जूल है, ये हमारी किसके इक्वल होगी, हमें पता है एनर्जी का फॉर्मूला होता है, बट इन जूल्स हमारा थोड़ा सा डिफरेंट होता है, जो कि होता है हमारा -21.8 इंटू 10⁻⁹ इंटू Z² अपॉन N², Z² मतलब 2 का स्क्वायर डिवाइड बाय N का स्क्वायर, दैट इज 1। तो ये मेरा x -x की वैल्यू आ गई। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे B3 प्लस के लिए निकालिए। लेट अस अज्यूम कि मेरी वो होगी y, क्योंकि कैलकुलेशन के लिए थोड़ी इजी हो जाएगी। उसके लिए क्या होगा, सेम यही होगा, -21.8 इंटू 10⁻⁹ इंटू Z²/N²। अब फॉर बेरिलियम 3 प्लस के लिए N इक्वल टू क्या दे रखा है, 2 दे रखा है। Z क्या होता है बेरिलियम के लिए, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, Z की वैल्यू आ गई 4 इंटू Z²/N²। सो यहाँ पे Z की वैल्यू क्या है, 4 का स्क्वायर 16 डिवाइड बाय N का स्क्वायर इज 4। सो यहाँ पे हमने कर दिया, ये आ गया 4। सो अब क्या करेंगे, हम दोनों इक्वेशन को कर देंगे आपस में डिवाइड। सो क्या हो जाएगा, -x/-y, ये पूरी टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएगी। -x के साथ क्या बच रहा है, 4/1। सो आई एम राइटिंग ओनली 4। और यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे खाली 4 आ रहा है, तो यहाँ भी 4। तो क्या मैं कह सकता हूँ y इज इक्वल टू -x आ गया। इसका मतलब ये हुआ एनर्जी हमारी सेम ही लगेगी। सो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। बस कुछ नहीं था, बोर्ड्स इक्वेशंस लगानी थी, बाकी ये सब लिखने की वैसे इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं थी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनली भी हम कर सकते थे कि -x इज प्रोपोर्शनल टू 2² बाय 1² हो जाता और y इज प्रोपोर्शनल टू 4 हो जाता। सो इन दोनों को जैसे ही हम रेशियो लेते तो x इज इक्वल टू y हमारा आ जाता, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में तो प्रोपोर्शनलिटी के साइन हम कर सकते हैं। किस लिए, क्योंकि अगर हमें ये सब अवॉइड करना है लिखने के लिए और एग्जाम में टाइम ही बचाना होता है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। यहाँ पे ये हमें एक चीज पता होनी चाहिए कि जितनी ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज होता है उतने ही मोल इलेक्ट्रॉन हमारे लगते हैं। कैसे, इसको मैं समझाता हूँ सी पार्ट से। कैल्शियम है, कैल्शियम किस में जा रहा है, कैल्शियम क्लोराइड में, मतलब कैल्शियम 2+ में जा रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन लगेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन लगेंगे। तो एक कैल्शियम के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं, तो एक मोल कैल्शियम के लिए कितने लगेंगे, 2 मोल इलेक्ट्रॉन। 2 मोल इलेक्ट्रॉन लगेंगे, और वी ऑल नो 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1 फैरेड। तो सिंपल सी बात है, कितने लगेंगे, 12। तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का चेंज आ रहा होगा एक मोल के लिए, हम कह देंगे उतनी ही फेरेडे लगेगी हमारी इलेक्ट्रिसिटी, नंबर ऑफ फेरेड। ठीक है, तो ये पार्ट में देखते हैं H2O है। H2O में से किस में जा रहा है, O2 में। तो ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या चेंज आ रहा होगा, यहाँ पे हमारा -2, यहाँ पे है 0। तो यहाँ पे -2 से किस में चला गया, 0। कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज आया है, 2 इलेक्ट्रॉन का। और हमें मोल भी रखें, इस चीज का भी ध्यान रखना है कि इसके 1.5 मोल है, यहाँ पे हमें फोकस करना होगा। फिलहाल अभी एक ही मोल है, तो कितनी इलेक्ट्रिसिटी लगेगी, 2F लगेगी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए का, हमारे पास आ गया सेकंड पार्ट। तो यहाँ पे हमारे 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब हमें किस पे फोकस करना है, सी हमारा इसमें सही है, दैट इज फर्स्ट। पहले इसको कट कर दूंगा, ये। सो ए का हमारा 2 पार्ट आ रहा है, सो बी हमारा अलग है, सी सी है। सो बी या डी में से हमें किसी देख लेते हैं, तो बी देख लेते हैं हमारा, फिर हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा बी पार्ट। MnO4 नेगेटिव, मतलब Mn किस में, +7 में से। +7 से किस में जा रहा है, +2 में। कितना तो आता ही होगा ना, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल ली कैसे मैंने इसकी, Mn की। सो यहाँ पे जा रहा है, तो चेंज कितने का आ रहा है, 5 इलेक्ट्रॉन का। 5 इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है, तो कितनी फेरेडे इलेक्ट्रिसिटी लगी होगी, एक मोल के लिए 5 फेरेडे लगी हुई। मोल्स गिवन है, यस, एक ही मोल गिवन है। सो 5 फेरेडे किसमें, फोर्थ में। तो बी का क्या आ गया, हमारा फोर्थ। बी का आ गया फोर्थ, ये ऑप्शन भी हो जाएगा गलत। हमारा आंसर सीधा सा आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आई होप बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बाकी आप लोग इसका चेक कर लिएगा कि इसमें जो है, ये सी पार्ट है, इसमें हमारे पास दो दो मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, 2F चाहिए होगी। पर यहाँ पे कितने मोल है, यहाँ पे 1.5 मोल है, दैट इज 1.5। तो 1.5 मोल है, तो मतलब 3 चाहिए होंगे। देन यहाँ पे क्या है, Fe किसमें, +2 में। Fe+2 से किसमें गया है, +3 में। तो 1 मोल यहाँ पे लगेगा, सो इसका आंसर ये हो जाएगा। वही हमारा ऑप्शन, हाँ जी यही है। सो यही हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आधा है एकदम भयंकर थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर से, इतना इजी सवाल आया है हमारा। तो सब ये सवाल क्या कहता है, हमें आइसोथर्मल प्रोसेस दे रखा है। अब आइसो इसमें बताना है इसमें क्या होता है। तो आइसोथर्मल क्या होता है, जहां पे क्या ना हो, वो ना हो, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट हो। तो ए का हमारा 2 आ गया, ए का 2, एक ही ऑप्शन है, लिए ये भी इतना आसानी से आंसर आ गया। बाकी एक बार और रीड कर लेते हैं। बी का 3 दे रखा है, आइसोकोरिक में क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट, बिल्कुल सही बात है। देन सी का फोर्थ, सी क्या है, सी का फोर्थ लिखा है, हाँ सी का फोर्थ हो जाएगा, बिल्कुल सही, कांस्टेंट प्रेशर होता है। और डी हमारा 1 हो जाएगा। सो बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन, इतने हार्ड चैप्टर से आया हुआ था। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस एंट्रोपी इंक्रीज। एंट्रोपी क्या होती है, वी ऑल नो, रैंडमनेस के बारे में बात होती है कि एंट्रोपी होती है बेसिकली रैंडमनेस। सो हमें वो बताना है किसमें याद होगी। तो एक तो जब रिएक्शन होती है, तो हम ये कह देते हैं कि या तो सॉलिड से लिक्विड हो जाए, या सॉलिड से गैस हो जाए, या लिक्विड से गैस हो जाए, तो हमारी एंट्रोपी बढ़ती है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के अंदर जो अट्रैक्शन होती है वो डिक्रीज हो जाती है। अगर अट्रैक्शन डिक्रीज हो गई तो वो ज्यादा मूव कर सकते हैं। ये हमारा कंसेप्ट होता था बेसिक एंट्रोपी का। नाउ सबसे पहले हमें ऑप्शन दे रखा है, एक लिक्विड है वो इवेपोरेट हो गया वेपर में, बिल्कुल सही बात है। हमने यहाँ पे देखा है, लिक्विड अगर गैस में चेंज हो जाएगा तो एंट्रोपी इंक्रीज होगी, और हमसे इंक्रीज ही पूछा है, तो ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, लास्ट देखते हैं एक बार, Cl2। अच्छा, Cl2 गैस हमें दे रखी है। Cl2 क्या होता है सर, ये इस तरीके का होता है। अब ये किसमें हो गया, दो अलग अलग एटम में बन गया, मतलब ये दोनों पहले एक साथ जुड़े हुए थे, अब ये अलग अलग फिरेंगे, आराम से इनकी रैंडमनेस बढ़ जाएगी। सो यहाँ पे भी, और दूसरी चीज ये देख सकते हैं आप कि डेल्टा एनजी जो कि नंबर ऑफ गैशियस मोल्स हैं, वो हमारे इंक्रीज करने चाहिए। सो पहले यहाँ पे एक गैशियस मोल्स, अब यहाँ कितने हो गए, 2। तो ऑब्वियसली हमारी एंट्रोपी विल इंक्रीज। तो यहाँ भी बढ़ रही है। यहाँ पे क्या है, ये हमारा सॉलिड है, यहाँ पे ये सॉलिड बना, यहाँ पे एक गैस, यहाँ पे तो दो दो गैस के मोल बन गए हैं। अगेन सॉलिड से हमारी दो दो गैस बन रहे हैं, तो एंट्रोपी विल ऑल्सो इंक्रीज। टेम्परेचर ऑफ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड लोअर्ड फ्रॉम 130 टू 0 केल्विन। नहीं, क्रिस्टलाइन सॉलिड तो हमारा 0 केल्विन पे आई थिंक परफेक्ट सॉलिड होता है। तो कुछ बेसिकली जब हम जैसे ही हम टेम्परेचर कम करेंगे तो रैंडमनेस कम होगी, बेसिकली ये बहुत अच्छी तरीके से फ्रीज हो जाएगा। तो इसमें जो है बहुत ज्यादा कम हो जाएगी अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल। तो ये वैसे भी हमारा इससे आंसर आ ही गया है, ACD, दैट इज हमारा बहुत सी ज्यादा सिंपल क्वेश्चन इस बार नीट ने हमारे पूछा है। अभी तक जितने भी क्वेश्चन अभी तक देखे फिजिकल केमिस्ट्री के सारे इजी ही दिखे हैं, और ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था। ACD हमने इजीली निकाल लिया है। ACD ना, बी तो इन्होंने सिर्फ इसी में दे रखा था, और बाकी इन्होंने भी नहीं दिया किसी ऑप्शन में, कि बी को कोई सोच ही नहीं सकता, मतलब ये बात हुई। अ कंपाउंड एक्स कंटेन्स ABC। अच्छा, एक कंपाउंड एक्स है, उसमें ABC है, उसमें यहाँ पे कुछ नंबर होंगे, उनको मैं छोटा है, छोटा बी, छोटा सी ले लेता हूँ। ठीक है, अब हमें परसेंटेज दी हुई है। अच्छा, तो ए की मुझे परसेंटेज दे रखी है, मुझे बी की दे रखी है, और मुझे सी की रिमेनिंग दे दी है। अच्छा, वो तो माइनस करके निकल जाएगी। ए की कितनी दे रखी है, 32% है, ओके। बी की 20%, सी की कितनी होगी, तो 32 + 20 हो जाएगा मेरा 52। 52 100 में से माइनस करेंगे, तो 100 - 52 मेरा हो जाएगा 48। तो 48% आ गया मेरा सी। ठीक है,
नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहता था, जब भी हम ऐसे एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालते थे, हर टीचर ने ये चीज कराई होती है, बहुत ही ज्यादा सिंपल होती है कि अब आप कर लीजिए इसको, इसके एटॉमिक मास से डिवाइड। कितना दे रखा है इसका एटॉमिक मास सर? 64, ठीक है। 20/40, ओके। देन हमारा 48/30। नेक्स्ट स्टेप में लिख लीजिए क्या आ रहा है, 1/2 आ रहा है, 1/2 आ रहा है, एंड देन अगेन हमारा 3/2 आ रहा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, जो भी हमारा सबसे छोटा इंटीजर हो उससे डिवाइड कर दीजिए। तो हमें सबको हाफ से डिवाइड करना है। जैसे ही हम इसको हाफ से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा सीधा सा 1, ये भी 1 आ जाएगा। इसको जब हाफ से डिवाइड करेंगे ये 3 आ जाएगा। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला हमें सीधा सा मिल गया है, जो कि हो जाएगा ABC3। क्या ऐसा ऑप्शन है, देख लेते हैं। यस, हमारा ऑप्शन मौजूद है, दैट इज ऑप्शन नंबर 6। तो हमारा आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर 6। थोड़ा सा मतलब कुछ ही टाइम सेकंड का क्वेश्चन था, बट वही इजी क्वेश्चन अगेन हमारा मोल कॉन्सेप्ट से पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन केमिकल काइनेटिक्स से लेंदी क्वेश्चन, काफी लंबा क्वेश्चन है, वैसे सबको मेथड आता है, बट अगर ये जहाँ पे जैसे ये 87th क्वेश्चन है, अगर और भी लोगों का ये इसी नंबर पे आया है तो मैं तो यही रिकमेंड करूंगा, ये क्वेश्चन छोड़ने वाला क्वेश्चन है। जो एंड के 15 में से 10 करने होते हैं वो उसी के लिए ये क्वेश्चन बनाया गया है कि आप इस क्वेश्चन को छोड़ो। बाकी हम करते हैं इस क्वेश्चन को करने की कोशिश। द रेट ऑफ अ रिएक्शन क्वाड्रपल्स व्हेन टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम दिस टू दिस, कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी। अच्छा, हमें रेट जो है क्वाड्रपल्स हो गया जब हमने टेम्परेचर करा इतना। अच्छा, T1 हमें दे रखा है 27 डिग्री, इसको लिख देता हूँ डायरेक्ट 300 केल्विन। T2 हमें दे रखा है 57 डिग्री सेल्सियस, ये आ जाएगा आपका 30 ऐड कर देंगे 330 केल्विन, ठीक है। अब क्या हुआ है, रेट हमारा क्वार्टर पल्स, मतलब बाद में जैसे ही हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो हमारा K1 होगा कुछ के रेट कांस्टेंट, क्योंकि रेट कांस्टेंट से ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हमारी रिएक्शन, और K2 हो जाएगा हमारा 4K। ये हमने बात लिख ली। अब हमें क्या निकालनी है, हमें एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है। तो सीधी सी हमने अभी इसी पर जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया था कि कैसे आप एक्टिवेशन एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे, उसी का इन्होंने प्रैक्टिकल यूज पूछ लिया कि अब आप निकाल के दिखाइए। आपको पता तो है कैसे करते हैं, जिस बच्चों को निकाल लिया हो कि रेट कॉन्स्टेंट है डिफरेंट टेम्परेचर पे है, तो आप उन्होंने कह दिया भाई निकालो साथ के साथ। तो यहाँ पे वही हमारा अपना फॉर्मूला है, log K2/K1 इज इक्वल्स टू माइनस माइनस आता है, नहीं माइनस नहीं आता इसमें, वो एडजस्ट कर लेंगे, 2.303 1/T1 - 1/T2, इसमें नहीं आता, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको कर लिया है। अब K2/K1 क्या है, K2/K1 हमें सिंपल सा दिख रहा है 4, सो log 4 है यहाँ पे, ये हो जाएगा log 4, ठीक है। वैल्यूज पुट कर दें, log 4 इज इक्वल्स टू, ये हमें दे रखी है, नहीं निकालनी है वही तो, 2.003, आर की वैल्यू कुछ दे रखी है इन्होंने, 8.314 दे रखी है, बट अगेन इजी कैलकुलेशन के लिए आप 25/3 ही लिया करिए, क्योंकि इससे काफी, क्योंकि ऑप्शन भी देखेंगे काफी दूर दूर है, पॉइंट पॉइंट का डिफरेंस है, मतलब बेसिकली 10 टाइम्स का डिफरेंस है, तो 10 गुना अगर ऑप्शन में फर्क है, सो वी कैन गो थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन से, ठीक है। अब T2 - T1 करना है यहाँ पे, T2 - T1 कितना होगा, T2 टेम्परेचर डिफरेंस कितना है 30, 30 डिवाइड बाय, अब 300 × 330, ठीक है। 330 ये करना है कैलकुलेट हमें। सो 0 से 0 गया, 1 जा, ये आ गया 10। तो नीचे मेरे पास आ रहा है 10, अगेन मैं इसको भी कैंसिल करने की कोशिश करता हूँ, तो ये आ जाएगा अगेन 1 जा, ये आ जाएगा 11 0। सो अभी तक मेरे पास जो आया है log 4 की वैल्यू होती है 0.6, पीछे भी कुछ दे रखी है थोड़ी सी आगे, बट 0.6 ही लेंगे। इंटू 2.303 को इधर ले आते हैं, इंटू 25 को भी इधर ले आते हैं, इंटू 11 इंटू 100, ये आ गया इज इक्वल टू ई है। सो अभी तक आई थिंक सब कुछ कैलकुलेशन सॉर्टेड है। अब हमारी ए की वैल्यू यहाँ पे आ रही है, ठीक है, और हमें किससे पूछी गई है, किलो जूल में, ये बात को ध्यान रखना है, ठीक है। अभी तक हमारा जो भी प्रोसेस है वो किस में आएगा सर, वो हमारा जूल में आएगा, क्योंकि इसकी भी जो आर की वैल्यू किस में थी, ये हमारी जूल पर केल्विन पर मोल में होती है। सो हमें अब डिवाइड करना होगा 1000 से टू फाइंड द एक्टिवेशन एनर्जी इन किलो जूल। सो डिवाइड कर दीजिए 1000 से, ओके। अब कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, 2 0 से 2 0 गए, देन यहाँ पे एक और जीरो लगा देता हूँ उसको हटा के, ये आ गया, ये 10 × 2, ये सॉरी 10 10 ये हो जाएगा 100, डायरेक्ट मैं यहाँ पे 100 लिख रहा हूँ क्योंकि अब मैंने कैलकुलेट कर लिया है। सो ये अब इसको करने हैं 1, ये आ जाएगा 4, ठीक है। तो ये 3/2 हो जाएगा। सो थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेप में बताएं, ई ए की वैल्यू जो आ रही है वो 3/2 तो आ रहा है नीचे, इंटू 2.303 भी है, इंटू 11, ठीक है। यहाँ तक मेरी वैल्यू आ रही है। अब क्या करते हैं, अब इसको 1 पॉइंट या पहले 11 3 33 होता है, और 33/2 मेरा हो जाएगा 16.5। तो 16.5 का मुझे 2.3303 से मल्टीप्लाई करना है। तो आंसर किस में आएगा, पहली बात यूनिट हमारी आ रही है वही किलो जूल पर मोल आएगी, क्योंकि हमने डिवाइड कर लिया यहाँ पे 1000 से। तो अब इसको मल्टीप्लाई जब हम करेंगे 16.5 इंटू दिस को, तो हमारा आंसर जो आएगा देख लेते हैं क्या आएगा, 3.80 तो आने से रहा, 30 300 से नहीं, इतना भी नहीं जाएगा, तो हमारा 38 के आसपास आएगा, जो कि हमारा हो रहा है
ऑप्शन नंबर बी। सो आई होप इतना मतलब ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, डिवाइड वगैरह में सिंपल कैलकुलेशन में हमने इसको कर लिया है। थोड़ी बहुत अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन लगाई कि इसको हमने जीरो इतना ये नहीं माना क्योंकि कैलकुलेटर तो होता नहीं हमारे पास, तो थोड़ी बहुत अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन लगाई और हमारा आंसर आ जाएगा जो कि है ऑप्शन नंबर सेकंड। द प्लॉट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन फॉर अ सॉल्यूशन गिव्स अ स्ट्रेट लाइन। अच्छा हमें प्लॉट दे रखा है पाई का किसके साथ, कॉन्सेंट्रेशन के साथ, ठीक है। पाई वर्सेस सी का ग्राफ दे रखा है, हमें स्लोप की वैल्यू दे रखी है इतनी, ठीक है, तो एम की वैल्यू हमें दे रखी है इतनी और हमें स्ट्रेट लाइन दे रखी है, ठीक है। द टेम्परेचर एट विच द ऑस्मोटिक प्रेशर मेजरमेंट इज, तो ये मैं अगर कहूँ थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन बना दिया गया है लग रहा है, बट है नहीं, पर है क्योंकि एग्जाम में नए नए टेम्परेचर से बैठते हैं तो हो सकता है काफी लोगों को लगे कि ये क्या गया। तो सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है, पाई इज इक्वल्स टू सी आर टी या फिर आई सी आर टी। आई की कोई भी जिक्र यहाँ पर नहीं है तो हम उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख रहा हूँ, यहाँ पे भी लिख रहा हूँ पहले आर टी इंटू सी, ये हो गया। ग्राफ इसके बीच में पाई और उसके बीच में, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन। सो कैन वी से y इज इक्वल्स टू एम एक्स, क्योंकि मेरी y एक्सिस में ये आ गया, किसके बीच में दे रखा है, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड कॉन्सेंट्रेशन दैट इज मोल पर लीटर में, और x मेरा ये आ गया है दैट इज कॉन्सेंट्रेशन। मुझे स्लोप की वैल्यू गिवन है, किसमें गिवन है, लीटर बार पर मोल। ये भी देख लेते हैं थोड़ा सा, कभी आगे यूनिट में कोई प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है। मुझे स्लोप की वैल्यू गिवन है, मुझे आर की वैल्यू गिवन है, मुझे टेम्परेचर निकालना है। अब सीधा सा हमें बस इक्वेट करना है, सिर्फ और सिर्फ इतनी सी चीज करनी थी यहाँ पे कि एक बार इसकी इक्वेशन जिसने भी बच्चे ने फॉर्मूला लिखा होगा उसको ये बात क्लिक कर गई होगी कि वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स, सीधा सा यहाँ से बन रहा है। तो बस हमें यूज करना है, एम की वैल्यू हमें पुट कर देनी है आर टी के बराबर। आर कितना है, 0.83 दे रखा है, तो इसको भी जनरली राइट 1/12 फॉर आवर इजी कैलकुलेशन। अगेन यहाँ देखिए काफी दूर दूर ऑप्शन है, कोई ऐसा जितना क्लोज नहीं है, 10-12 का डिफरेंस है जो सबसे कम है। इनटू अब यहाँ पे क्या आएगा, टेम्परेचर। क्या करा है मैंने, सिर्फ और सिर्फ आर टी बराबर एम करा है, एम की वैल्यू यहाँ से लिख दीजिए, इसको देखा। यूनिट क्या है हमारी, लीटर बार पर मोल, इसकी लीटर बार पर मोल है। सो यहाँ पे आर की वैल्यू वही होती है लीटर बार पर मोल और पर केल्विन। सो हमारा आंसर केल्विन में आएगा, ये बात ध्यान रखनी है, आंसर किसमें आएगा, केल्विन में। तो अब 12 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हम सिंपल सी कैलकुलेशन है, ये तो हो जाएगी 12 इंटू दिस, तो 12 से 36 का 6, हासिल लगा 3, तो 12 7 जा 84, 87 का 7, देन कैरी ले लेंगे 8, 68 का 8 आएगा, देन अगेन 6 गया, तो ये आ गया 30। दिस पॉइंट दिस हमारा टेम्परेचर आ गया। काफी बच्चे इसी बात तो खुशी में कि हमने आंसर निकाल लिया, ये वाला आंसर कर देंगे कि ये तो सबसे क्लोजेस्ट है, बट भाई केल्विन में आया, वो किसमें, डिग्री सेल्सियस में। सो ये हमें अब इसको करना होगा कन्वर्ट, अपना केल्विन में तो माइनस कर देंगे, सॉरी डिग्री सेल्सियस में, सो सिंपल से माइनस कर देंगे 273 से, तो 308 माइनस दिस माइनस 273, तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, ये हमारे पास लगभग आ रहा है 10 20 30, सो 30 से थोड़ा ज्यादा आ रहा है। सो आई थिंक हमारा आंसर होना चाहिए दैट इज ऑप्शन नंबर 2। बाकी एक बार आप कैलकुलेशन प्लीज चेक कर लीजिएगा, मेरे हिसाब से आंसर यही होना चाहिए। बाकी कंसेप्ट यही है कि हमें स्लोप को हमें इक्वेट करना है, तो इसीलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा, क्योंकि ये नया क्वेश्चन लग रहा है मुझे, जनरली देखा नहीं जाता है ऐसे क्वेश्चन, और शायद प्रीवियस ईयर में भी इस पैटर्न पर कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है नीट, तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन बस बन जाता है। बाकी प्लीज कैलकुलेशन एक बार आप जरूर क्रॉस चेक कर लीजिएगा। और यहाँ पे ये जो थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है इसलिए भी आ रहा है क्योंकि यहाँ पे मैंने 0.083 नहीं लिया, 1/12 लिया है, तो इसीलिए थोड़ा सा यहाँ भी डिफरेंस आएगा वैल्यूज में, इसलिए एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा। तो यस मैंने उससे कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देख लिया, ये आएगा आंसर अगर हम एग्जैक्टली डिवाइड करेंगे 0.083 से, तो वो तो बहुत लंबा प्रोसेस चला जाएगा, तो उसमें नहीं पढ़ना है हमें। ये हम अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन से मल्टीप्लाई आसान होता है, क्योंकि डिवाइड से सोच लो भाई, आप करके देख लो 27.73 को डिवाइड 0.083 से, जो करेगा उसको 100 करोड़ का इनाम, सॉरी मजाक कर रहा हूँ, मतलब बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो ये बहुत ज्यादा मुश्किल हमारी डिवीजन हो जाती है। बाकी कोई अगर मेंटल मैथ्स वाला बच्चा हो, वैदिक मैथ्स, वो तो कर लेगा। तो हम अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द हाइएस्ट नंबर ऑफ हीलियम एटम्स इज इन, अच्छा इसमें बताना है हीलियम एटम, तो यहाँ पे जिन भाई से मैंने पेपर लिया उन्होंने ऑप्शन नंबर 2 मार्क कर रखा है, देखते हैं आंसर सही है नहीं। तो नंबर ऑफ एटम्स बताने हैं हमें हीलियम में, हीलियम क्या होता है, एच होता है। एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन हीलियम दो दो होता है इसका एटॉमिक नंबर, और मास कितना होता है इसका, 4 होता है, मास इज 4, ठीक है, 4 यू होता है या 4 ग्राम लीजिए। सबसे ज्यादा एटम्स किसमें होंगे, तो सबसे पहली बात यहाँ पे 4 यू, मतलब यहाँ पे क्या दे रखा है, 4 यू ऑफ हीलियम, मतलब एक ही एटम है यहाँ, तो सबसे पहली बात एक ही एटम है। यहाँ पे 4 ग्राम मतलब यहाँ पे 1 मोल है, 1 मोल में कितने एटम होते हैं, एन एटम होते हैं, ये हम सभी को पता है। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली इससे कर लेंगे 4 मोल, 4 मोल में कितने एटम होंगे, 1 मोल में एन एटम होते हैं, तो 4 मोल में हमारे कितने एटम होंगे, हमारे पास 4 टाइम्स एन होंगे। भाई का आंसर सही लग रहा है। 2.27 लीटर ऑफ हीलियम एट एसटीपी, अच्छा हमें वॉल्यूम दे रखी है, तो वॉल्यूम पे मोल्स कैसे निकालेंगे, सिंपली वी हैव टू डिवाइड। सो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, 2.27 डिवाइड बाय
इन्होंने यार 22.7 वाला एसटीपी लिया होगा जो शायद पुराना था, अब तो 22.4 लेते हैं। तो 1/10 आ रहा है मोल। सो इसमें एटम्स कितने आएंगे सर, इसमें हमारे आ जाएंगे Na/10। सबसे ज्यादा एटम्स किसमें दिख रहे हैं, इसी में दिख रहे हैं। बाकी अगर लंबे मेथड से जाना है तो भाई आपको Na सब मल्टीप्लाई करते जाओ, पूरा वो लगाओ फॉर्मूला के, नंबर ऑफ मोल्स होता है गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट इज इक्वल्स टू n/Na, फिर Na की वैल्यू निकालो, ऐसे जाओ। तो डायरेक्टली हम मोल से करेंगे कि मोल्स निकाल लेंगे सबके, जिसके मैक्सिमम मोल्स होंगे उसी का हमारा हो, क्योंकि यहाँ एक ही एटम की बात हो रही है, हीलियम एटम्स की। तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और हमारे दोस्त जिन्होंने कराया उन्होंने सही मार्क कर रखा है, जिनसे हमने पेपर लिया। सो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच प्लॉट ऑफ एल एन के वर्सेज 1/d इज कंसिस्टेंट विद आर्यन इक्वेशन। मतलब मुझे लग रहा है इस बार नीट ने सोच लिया था कि आर्यनियस इक्वेशन से क्वेश्चन पूछने। तीसरा क्वेश्चन मिल रहा है, एक पहले थ्योरेटिकल दिया, देन एक्टिवेशन एनर्जी निकलवाई एंड वन। और खास बात यह है कि सेम ही फॉर्मूले पर पूछ रहे हैं ये लोग, बिल्कुल एकदम सेम फॉर्मूले पर पूछ रहे हैं। सो बेसिकली इसको कैसे करना है, वही हमारी के इज इक्वल टू ए की पावर माइनस सॉरी ई की पावर माइनस ए बाय आर टी होता है। क्या पूछा है, वो पूछा है, इसमें लॉग ले लेते हैं हम, एल एन ले लेते हैं क्योंकि एल एन दे रखा है। तो एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए, सो प्लस एल एन ई, ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी। ये माइनस की पावर पीछे आ जाती है तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ माइनस, क्योंकि ये पीछे आ जाएगा, इतनी तो आती होगी, एग्जाम दे के आओ भाई, लॉग की इतनी प्रॉपर्टी तो आती होगी। एल एन ई हो जाएगा, एल एन ई की वैल्यू 1 होती है, तो ये हो गया मेरा। तो वहीं पे अगर मैं लगाऊं अपनी अगेन वाई इज इक्वल टू एक्चुअली वाई इज इक्वल टू ये क्या है मेरा, इंटरसेप्ट सी, माइनस एम की वैल्यू क्या होगी, एम की वैल्यू होगी मेरी ई ए वाई आर, और टी हो जाएगा ये मेरा। सो वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। लगाएंगे अगेन तो हमारा ये नीचे ही जाता हुआ दिखेगा ग्राफ, दैट इज हमारा एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। वैसे ही सबको याद ही होती है क्वेश्चन, मैंने ऐसे ही करके दिखा दिया एक बार। सो हमारा आंसर यही होगा, ये क्यों नीचे से शुरू नहीं होगी, स्लोप तो हमारा नेगेटिव दिख रहा है ना, स्लोप से ही आंसर आ रहा है सीधा, तो स्लोप एक ही में नेगेटिव है। सो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से अगेन आता हुआ क्वेश्चन है, मास इन ग्राम्स ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड बाय पासिंग इतना करंट थ्रू अ वोल्ट मीटर कंटेनिंग कॉपर सल्फेट। अच्छा हमें कॉपर सल्फेट दे रखा है, सीधा सा फेरेडेज लॉ का फॉर्मूला है, क्या कहता है, मोल्स इनटू एन फैक्टर इज इक्वल्स टू आई टी बाय एफ, वेयर आई इज द करंट, टी इज द टाइम, एन इज द नंबर ऑफ होल्स, एन फैक्टर एन एफ इज, एन फैक्टर मतलब कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज। सो कॉपर से कितना कॉपर डिपॉजिट हुआ होगा, कहां से, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से। कॉपर सल्फेट क्या होता है, सीओ, मतलब सीओ टू प्लस से किसमें जा रहा है, सीओ। एन फैक्टर क्या हो गया, सीधा सा हमारा 2 हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज दिख रहा है। मोल्स कितने हैं वही हमें ग्राम में मास निकालना है, सो वो हमें कैलकुलेट करना है, सो करते हैं। गिवन वेट को लेता हूँ एक्स डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट इज 63 इनटू मॉल, ये एन फैक्टर कितना है 2, ठीक है, इज इक्वल्स टू, इसको थोड़ा ऊपर करके लिखता हूँ, आई टी वाई एफ इज इक्वल्स टू करंट 9.6487 एम्पियर इंटू टाइम इज 100 डिवाइड बाय 96500, ये हमारे इसकी वैल्यू होती है। सो बेसिकली हमें हमें ये पता है वैल्यू होती है, बट आज ही मैंने भी चेक करा है कि ये हमारी एग्जैक्टली इतनी होती है 9.4875, या अप्रोक्सीमेटली मैं इसी के इक्वल लिख लेता हूँ क्योंकि आंसर आपको ऐसे ही आ जाएगा। सो यहाँ पे इसको हम कर देंगे, लिख दिया ऐसे। तो ये दो या 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब 2 पॉइंट आगे लाने, सो यहाँ पे मैं 2 पॉइंट आगे ले आता हूँ, ये आ जाएगा। सो अब करते हैं डिवाइड, यहाँ पे अब पॉइंट हटाता हूँ मैं, यहाँ पे 100 लगा दिया, यहाँ पे जैसे ही 100 लगाया मतलब ये दोनों सेम हो गए, इन दोनों को वी कैन कैंसिल। सो इसको कर देते हैं कैंसिल, ये और ये आपस में कैंसिल हो गए। सो एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, एक्स की वैल्यू आ रही है, ये आपस में डिवाइड हो जाएंगे। सो 2 1 जा 2 3 जा, तो 31.5, तो ये आ रहा है 31.5 डिवाइड बाय 100, दैट इज इक्वल टू 0.315, किसमें, ग्राम में, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास हमारा ग्राम में ही था। सो हमारा आंसर आ जाएगा क्या है, ऑप्शन नंबर 3, ये हमारा आंसर आ जाएगा 0.315 ग्राम, इतना मास डिपॉजिट हुआ है। अच्छा यहाँ पे दे भी तो रखा है, सॉरी ये देखा ही नहीं मैंने, मतलब जल्दबाजी में देखा नहीं, यहाँ इन्होंने दे रखा है 1 फेरेडी की वैल्यू। सो ये तो अब आराम से हो जाएगा जल्दी। विच रिएक्शन इज नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन इस रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है, मतलब क्या हुआ, मतलब जिसमें ना ही ऑक्सीडेशन हुआ है ना ही रिडक्शन हुआ है, इन दोनों से कुछ नहीं हुआ है, तो मतलब हमारी रेडॉक्स नहीं होगी। तो बेसिकली मैं एक चीज आप सभी को बता दूं, अपने तजुर्बे से मैंने ये बात नोट करी है कि जितनी भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती हैं, आप डबल डिस्प्लेसमेंट मत पूछिएगा क्या होती है, क्योंकि 10th क्लास का जिस बच्चे को याद है, वो जितनी भी होती है उसमें हमारा, क्योंकि म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन होता है, उसमें कोई भी हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट में कभी भी चेंज नहीं होता, ये मैंने बात एक नोट करी है अपने तजुर्बे से, तो वो मैं आज बता रहा हूँ। और ये आपका हो जाएगा। तो पहली इक्वेशन आपको अगेन डबल डिस्प्लेसमेंट सीरीज दिखेगी, तो ये रेडॉक्स नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे बेरिलियम 2+ में, यहाँ भी 2+ में, क्योंकि उसमें क्या होता है, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है, तो आयंस को ब्रेक डाउन करते हैं, सेम ऑक्सीडेशन स्टेट रहती है। बाकी ये हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, यहाँ पे देखेंगे आप Zn 0 से Zn 2+ में जा रहा है, कॉपर 2 से 0 में जा रहा है, तो यहाँ भी क्लोरीन की चेंज हो रही है, और यहाँ पे ये क्या लिख दिया इन्होंने, अच्छा I2 दे रखा है, यहाँ पे क्लोरीन की भी चेंज हो रही है, आयोडीन की भी हो रही है। यहाँ पे पहले इसकी 0 थी, अब इसकी 0 हो गई, पहले क्लोरीन की थी +7, अब इसकी हो गई +7। सो ये आप कैलकुलेट नहीं +5 आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ये 0 ये 0, यहाँ पे +1 -1 सब में चेंज हो रही है। सो हमारा एक ही आंसर आ रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी, डबल डिस्प्लेसमेंट वाली।
the work done during reversible isothermal expansion of 1 mole of hydrogen gas at this temperature from pressure to pressure। R की वैल्यू हमें दे रखी है, तो वर्क डन का हमें फॉर्मूला पता है, करते हैं कैलकुलेट। सो वर्क डन क्या होता है, W इज इक्वल टू माइनस 2.3003, लिख लेता हूँ क्योंकि लॉग में ले लेंगे, 2.303 n इंटू आर टी इंटू लॉग ऑफ V2 y v1 या फिर V फाइनल अपॉन V इनिशियल, ये हमारा फॉर्मूला होता है। बट यहाँ पे हमें दे रखा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो इसका भी फॉर्मूला काफी लोग बताते हैं, बट अगर नहीं पता तो जब हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो P हमारा जो, या फिर PV हमारा कांस्टेंट होता है, तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 होता है। तो P फाइनल V, अगर यहाँ पे मैं इसको P फाइनल कर दूं, इसको V फाइनल कर दूं, इसको P इनिशियल कर दूं, इसको V इनिशियल कर दूं, तो हमें V अपॉन Vi निकालना है। तो ये हमारा हो जाएगा V फाइनल अपॉन V इनिशियल इज इक्वल टू P इनिशियल अपॉन P फाइनल। ठीक है, हमारा इसके इक्वल हो जाएगा। तो ये दैट इज, हम अगर हम नॉर्मल अल्फाजों में हमारा इजी के लिए लिखते हैं P1/P2 दैट इज इनिशियल अपॉन फाइनल। तो ये हमारा वर्क डन का जो फॉर्मूला है यहाँ से थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ये मैंने डेरिवेशन बताई है, वैसे सभी लोग करवाते हैं, कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। तो P1/P2 हो जाएगा, क्योंकि क्यों कराएं, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर की टर्म्स में दिया हुआ है, साफ सीधी बात है ये। और अब यहाँ पे एक मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पकड़ी है कि अगर ये चीज कहाँ से आती है, ये हमारी आती है बॉयल्स लॉ से। कौन से चैप्टर में, स्टेट्स ऑफ मैटर, जो कि हमारे एनटीए सीबीएसई ने क्या कर दिया है, डिलीट। तो अगर किसी बच्चे ने खाली ये पढ़ा होगा, वो कंसेप्ट लगाना चाहेगा तो वो कंसेप्ट नहीं लगा पाएगा, अगर हम एनटीए के हिसाब से चलेंगे कि उन्होंने तो ये चीज तो डिलीट कर दी। अब ये चीज डिलीट कर दी तो यहाँ तक कैसे पहुंचेगा इंसान, आइडियल गैस वगैरह सब डिलीट कर रखिए, तो यहाँ तक कैसे ड्राइव करेगा, ये तो कर लेते हैं सब, बट ये कैसे होगा। तो यहाँ पे ये हमारे एनटीए को सबक इस चीज से सीखना चाहिए कि कोई बच्चा यहाँ पे अगर चाहे ना कि किसी की गलत होगी, तो बच्चा खड़े हो जाना धरने पर। मजाक करूँ, पढ़ाई में ध्यान दे लो। तो वर्क डन इज इक्वल टू -2.303, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है 1 मोल दे रखा है। आर की वैल्यू 2 केल्विन इन्होंने खुद ही दी। टेम्परेचर 25 डिग्री दैट इज 298 केल्विन इंटू लॉग ऑफ P1/P2, P इनिशियल अपॉन P फाइनल। तो P इनिशियल कितना है 20/10, तो log 2, ठीक है करते हैं कैलकुलेट। log 2 की वैल्यू क्या होती है 0.3। तो अब एक चीज बताता हूँ, यहाँ पे बहुत अच्छी चीज दिख रही है मुझे, इंटू 2, यहाँ पे सॉरी 288 लिख दिया, 298 आया हुआ है, इंटू 298 इंटू log 2 की वैल्यू 0.3, हाँ 0.3। अब यहाँ पे देखो ऑप्शन कितने, ऑप्शन नेगेटिव, ऑप्शन नेगेटिव में आएगा, ये बात पक्का, आंसर जो भी आएगा वो नेगेटिव आएगा, क्योंकि सब मल्टीप्लाई में आया ना, तो एक ही ऑप्शन हमारा नेगेटिव है, बिना कैलकुलेट करे आंसर हमारा ये आएगा। तो बाकी आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, तो यही आएगा आंसर, देख लिएगा ये आएगा, एक ही इन्होंने दे रखा है, जीरो हमारा आने से रहा। ओ सॉरी गलत कर दिया मैंने, ठीक है। सो ये होगा ना, सी है ना हमारा नेगेटिव, सो इसको थोड़ा सा पीछे करता हूँ, हाँ सी हमारा नेगेटिव है। सो ये हमारा आंसर होगा, जीरो तो आने से रहा, क्योंकि हमें पता है फॉर्मूला में कोई कई चीज, कोई जीरो नहीं है, मोल जीरो नहीं है, आर जीरो नहीं है, टेम्परेचर जीरो नहीं है, ये जीरो नहीं है, 2.303 कभी जीरो नहीं होता, और माइनस भी कभी जीरो नहीं होता, ये सब हमें बेसिक बातें पता है। 100 कैलोरी इन्होंने एक ऑप्शन है, एक हमारे पास दैट इज 400, ये ऑप्शन। सो और एक ही नेगेटिव ऑप्शन है, इतनी अच्छी बात उन्होंने कर दी, तो हमारा आंसर वही नेगेटिव ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि हमने फॉर्मूला लगा के देख लिया है। तो इतना लंबा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शंस हमारे ऐसे देते हैं हमारे एनटीए वाले कि काफी सारे हम इजीली उनको कर सकते हैं, हार्ड हार्ड चीजों को भी हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, आपने देखा होगा हमारे लेक्चर में पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हेनरी इज लॉ कांस्टेंट से, हमारा सॉल्यूशन चैप्टर से। तो शायद सॉल्यूशन से क्वेश्चन देखने को नहीं मिले, यही दिखाया मुझे अभी तक, रॉल्स वगैरह से कहीं से नहीं मिला। सो केज की हमें वैल्यूज दे रखी है, हमें सॉल्युबिलिटी बतानी है। सो एक केज की वैल्यू है 145, जो कि है ए के लिए, देन 2 × 10⁻⁵ एंड देन क्या है, दैट इज 35। सो केज की वैल्यूज हमें सभी को दे रखी है, हमें पता है पार्शल प्रेशर जो होता है वो इक्वल होता है, वो सॉरी प्रेशर ऑफ द गैस अबव लिक्विड होता है, दैट इज केएच इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ हमारा जो भी सोल्यूट होगा उसके अंदर, इसके इक्वल होता है। तो यहाँ पे हमारी, हम सभी को पता है, ये इसको हम सोल्यूबिलिटी कहते हैं, तो ये हमारी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो जो भी सोल्यूबिलिटी है वो किस क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू केएच है। तो एस लिख लेता हूँ अभी सोल्यूबिलिटी को थोड़ा सा। तो ये हमारी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब जितना ज्यादा केएच उतनी कम सोल्यूबिलिटी। किसका ज्यादा है केएच, सर सबसे ज्यादा तो इसी का दिख रहा है, तो उसको सबसे पीछे लगा देते हैं लाइन में। देन किसका दिख रहा है सर सबसे कम, इसका दिख रहा है, तो इसको सबसे आगे लगा देते हैं, बीच में हमारा ये आ जाएगा सी। सो बी सी है हमारा आंसर हो जाएगा। सो बी सी है हमारे डिग्री वाली बी सी है, नहीं, ये हमारा आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। तो बस सीधा सा क्वेश्चन था। ओके अगेन ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन, इक्विलिब्रियम का, फॉर अ रिएक्शन 2a प्लस दिस गिव्स Kc की वैल्यू एट अ गिवन टाइम द कॉम्पोजिशन ऑफ रिएक्शन मिक्सर। अच्छा हमें ये दे रखा है, जो हमारा गिवन टाइम है कॉम्पोजिशन ऑफ रिएक्शन मिक्सर, हमें कुछ कॉन्सेंट्रेशन एंड ऑल दे रखी है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है इस, क्या बताना है, हमें बताना है कौन सी बात सही है। तो Kc हमें दे रखा है एक बात, रिएक्शन हमें गिवन है, कॉन्सेंट्रेशन हमें गिवन है।
तो इस वक्त क्या करें, हमें बताना क्या है, क्या रिएक्शन इक्विलिब्रियम में या फॉरवर्ड में जा रही है या बैकवर्ड में जा रही है इसके लिए। और ये हमें क्या इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है? नो, हमें ये इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन भी नहीं दे रखी, ये दे रखी है किसी टाइम पर। तो किसी टाइम पर हम क्या निकालते हैं, हम निकालते हैं अपना रिएक्शन क्वेश्चन, दैट इज क्यूसी। क्यूसी किसके इक्वल होगा? बी की कॉन्सेंट्रेशन एट दैट टाइम, सी की इंटू डिवाइड बाय ए की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर। सो क्या हमें बी सी की दे रखी है? हाँ सर, सबकी हमारी सेम दे रखी है। सो या तो आप इसको सब पूरा लिख लीजिए, या फिर आप इसको मान लीजिए एक्स अभी के लिए, तो एक्स इंटू एक्स हो जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर, और नीचे भी हो जाएगा एक्स स्क्वायर। क्यों? क्योंकि इसकी भी एक्स है ना, सबकी इक्वल है एट एनी टाइम। ये क्यूसी क्या होता है? एट एनी टाइम टी, किसी टाइम टी पर होता है ये। तो एक क्यूसी की वैल्यू क्या आ गई वन। अब जरा कंपेयर करते हैं, केसी क्या है? 4 × 10⁻⁴ ये किसके इक्वल होगा? 0.004 की। और क्यूसी क्या है? वन। बड़ा क्या है सर? क्यूसी कुछ ज्यादा ही बड़ा है, केसी से काफी ज्यादा बड़ा है, क्योंकि ये क्या है? वन। वन बहुत ज्यादा ग्रेटर देन होता है। तो अगर हमारा क्यूसी बड़ा है तो इसका मतलब किस चीज की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी? सर हमारी अगर क्यूसी ज्यादा है तो हमारी प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन होगी ज्यादा, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन होगी कम। और हम सभी ने पढ़ा है, अगर हमारा क्यूसी जो है वो ज्यादा होता है केसी से, तो रिएक्शन किस तरफ जाती है? तो हमारी रिएक्शन जाने की कोशिश करती है बैकवर्ड की तरफ। तो रिएक्शन की टेंडेंसी जो होगी वो होगी, वो जाना चाहिए बैकवर्ड की तरफ। सो यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे तो पहली बात रिएक्शन है ही नहीं, क्योंकि अगर इक्विलिब्रियम पे कब होता है? जब केसी और क्यूसी बराबर होते हैं। अगर क्यूसी हमारा छोटा होता और केसी बड़ा होता तो मतलब क्या होता है? रिएक्शन जाती फॉरवर्ड में। बट यहाँ पे क्या है? क्यूसी बहुत बड़ा है, तो इसका मतलब रिएक्शन हमारी बैकवर्ड की टेंडेंसी रखती है, अगर उसको इक्विलिब्रियम में आना है तो। सो हमारा आंसर हो जाएगा यही, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। ये हमारा एक लॉ था फिजिकल केमिस्ट्री का, बहुत बड़ा और मुश्किल कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है। इसको करते हैं ट्राई। तो ये हमें रिएक्शन दी हुई है, हमें यहाँ कॉन्सेंट्रेशन एंड ऑल सब कुछ गिवन है। करते हैं इसको ट्राई। इनिशियली हमें दे रखा है इसकी वैल्यू 0.1। तो ये 0.1 है, तो एट टी इज इक्वल टू 0, ये दोनों होंगे हमारे 0। अब जब इक्विलिब्रियम आएगा तो क्या होगा? एट 0.1 माइनस एक्स हो जाएंगे, ये -x/2 हो जाएगा, और ये भी -x/2 हो जाएगा। ठीक है सर। नाउ एक्स क्या होता है सर? एक्स होते हैं जितने मोल्स डिसोशिएट हुए, वो किसके बराबर होते हैं सर? सी अल्फा के। सी क्या होती है? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज 0.1 इंटू अल्फा। ये हमारी एक्स की वैल्यू आ गई। तो 0.1 माइनस 0.1 अल्फा, और यहाँ पे हो जाएगा ये 0.1 अल्फा हमारी एक्स की वैल्यू आ गई। ये हो जाएगा अल्फा/20 लिख रहा हूँ डायरेक्ट, और ये भी अल्फा/20 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे भी मैं ऐसा करता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ। ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फा/10 के इक्वल हमारा इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पे, हम अगर लगाऊं मैं केसी का फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा? अल्फा/2 20 इंटू अल्फा/20, दैट इज अल्फा² 40 इंटू 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 10 का होल स्क्वायर, दैट इज 100। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ये मेरा लगभग आ जाएगा 10 अल्फा² डिवाइड बाय 4 इंटू 1 माइनस, एक सेकंड, यहाँ पे 400 होगा ना शायद। हाँ, यहाँ पे 400 होगा, सॉरी सॉरी, ये कैंसिल हो जाएगा ना, फिर दो जीरो कैंसिल हो गए। यहाँ खाली यही बचा है, तो 10 नहीं आएगा। के ये मेरी आ गई इसकी वैल्यू केसी की। नेक्स्ट हमें कुछ और डेटा गिवन है कि केसी हम एक और तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज इक्विलिब्रियम पे हमें दे रखी है हमारी कॉन्सेंट्रेशन के। इक्विलिब्रियम पे क्या क्या कॉन्सेंट्रेशन है वो हमें गिवन है, तो हम केसी का फॉर्मूला वहां से लगा के इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। तो करते हैं अभी। केसी इज इक्वल टू 3 इंटू 10 10⁻³ इंटू 4.2 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय एनओ की दे रखी है हमें 2.8, तो इसको हमें दो बार लिखना होगा क्योंकि इसका स्क्वायर होगा, इंटू 10.10⁻³ इंटू, मैंने इसको डबल लिख दिया है। नाउ आई एम कैंसिलिंग, इसको तो सीधा सीधा कैंसिल कर देते हैं। ये 1.4 से जा रहा है, तो 2 जार, ये 3 जार, तो ये आ रहा है 9/5.6, जिसको मैं 90/56 लिख रहा हूँ, जिसको मैं 45/28 लिख रहा हूँ, 2 के टेबल से कट करके। नाउ वी कैन इक्वेट अल्फा एज वेल, वो सॉरी केसी को हम इक्वेट करते हैं, इज इक्वल टू क्या है? अल्फा² 4 1 माइनस अल्फा²। ठीक है। अब इसको करेंगे कैंसिल, तो ये हो जाएगा 1 ही हो जाएगा 7। ठीक है। अब मेरा जो आ रहा है, अब यहाँ पे कैलकुलेशन हो जाएगी काफी ज्यादा टफ। देखते हैं कैसे दिमाग लगाते हैं वो। ये इसको मैं अगर लिखना चाहूँ तो अल्फा² अपॉन 1 माइनस अल्फा², इसको कर देते हैं डिवाइड। सॉरी, अल्फा² यहाँ होल में आएगा, मैंने गलती से लिख दिया है, ये थोड़ी मिस्टेक हुई। यहाँ पे होल स्क्वायर आएगा, पीछे भी आई होप सही लिखा पीछे भी गलत लिख दिया। 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर आएगा। ठीक है, बस यहीं से लिखा। यहाँ पे 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, अब इसको करते हैं डिवाइड 7 उसको, तो ये आ जाएगा आपका 6.4 के आसपास। ठीक है। अल्फा/1 माइनस, नेक्स्ट पेज पे ही ले लेता हूँ डायरेक्ट। ये आ रही है √6.4। ठीक है। नाउ वी ऑल नो, या फिर नहीं पता तो बता दूं, 2.5 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 6.25। ठीक है। तो ये 2.5 से 6.25 से थोड़ा ज्यादा है, सो वी कैन अज्यूम फॉर आवर कन्वीनियंस अप्रोक्सीमेटली इसको 2.6
क्यों करा है, क्योंकि यहाँ आप सभी लोग ऑप्शन देख पा रहे होंगे, थोड़ा बहुत तो डिफरेंस है इनमें, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा क्लोज है। और बाकी मतलब वैसे जनरली बताऊं, अगर ये 91 क्वेश्चन है तो ये छोड़ने वाला क्वेश्चन है, कि दूसरा क्वेश्चन ऐसा है कि आप इसको छोड़ दो भाई, मत करो इसको, 15 में से 10 सवाल करने हैं, तो एक ये वाला छोड़ दीजिए, एक एक्टिवेशन एनर्जी वाला छोड़ दीजिए, अगर सबके में आया तो। सो ये मैंने कर ली है अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन। सो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, सॉरी अल्फा इज इक्वल टू 2.6 माइनस 2.6 टाइम्स अल्फा। तो अब मेरा हो जाएगा 3.6 टाइम्स ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 2.6। सो फाइनली अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 26/36, दैट इज 13/18, और जो मेरा हो जाएगा 0.722 के इक्वल। सो ये आप इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो एक ही ऑप्शन जो है जो सबसे क्लोजेस्ट है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर। सो दिस इज हाउ यू विल कैलकुलेट। इतने हार्ड वाली कैलकुलेशन को थोड़ा सा दिमाग लगा के किस तरीके से आपको लाना है। वैसे मैं ये भी जानता हूँ कि दिमाग एग्जाम के टाइम में इतना दिमाग नहीं करता, बट जिसका करा होगा तो उसके लिए लकीली हो गया, और बाकी जो समझदार ज्यादा होगा उसने कहा होगा भाई ये क्वेश्चन करना ही क्यों है। और बाकी क्वेश्चन है हमारे पास, 5 क्वेश्चन का ऑप्शन दे रखा है बेंटियन, हो सकता है उसी वजह से उन्होंने डाला होगा, कोई बच्चा जो स्मार्ट ना हो ज्यादा वो इस क्वेश्चन को करके अपना टाइम वेस्ट कर ले, एक क्वेश्चन ये करेगा साथ में वो क्वेश्चन 4 क्वेश्चन का टाइम छोड़ देगा, तो मतलब वो 4 क्वेश्चन और हो जाएंगे इतने टाइम में, जितने टाइम में ये होगा। सो यही हमारा फिजिकल केमिस्ट्री का था। सो वक्त आ गया है अपना इनऑर्गेनिक का डिस्कशन स्टार्ट करने का। फिजिकल का काफी लंबा चला, काफी अच्छे एक आध अच्छे क्वेश्चन भी मिला। सो बाकी अब इनऑर्गेनिक से स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले स्टेटमेंट दे रखी है हमें, कोबाल्ट 3+ के साथ हमें NH3 दे रखा है, एंड कोबाल्ट 3+ के साथ फ्लोरीन दे रखा है। ऑक्टाइटल है, हाँ बिल्कुल ऑक्टाइटल है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा 6 है, बट दे डिफर इन मैग्नेटिक कैरेक्टर। अच्छा ठीक है, ये तो वैसे देख लेंगे। देन उन्होंने कहा सेकंड स्टेटमेंट में ये हमारा डायमैग्नेटिक और ये हमारा पैरामैग्नेटिक है। सो कोबाल्ट NH3 6 में क्या है, कोबाल्ट 3+ है, ये तो हम सभी को पता है। अगेन है ये, तो दोनों में हमारी कोबाल्ट की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है कोबाल्ट 3+। तो अगर कोबाल्ट 3+ है तो हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, सो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर, मैंगनीज के बाद आता है ना आयरन, नहीं आयरन के बाद आता है आयरन कोबाल्ट 3D7, तो 3D7 में से एक कम कर दो 3D6, तो 3D6 इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी। अब बात क्या करनी है, स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड। अमोनिया क्या है सर, वीक फील्ड लिगेंड है। तो अगर ये सॉरी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, कहने में गलती हो गई। तो 1 2 3 4 ये 5 डब्बे हो गए। तो अमोनिया क्या है सर, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ये क्या करा देगा, पेयरिंग करा देगा, 6 के 6 पेयर हो जाए। क्या होगा, ये डायमैग्नेटिक होगा। बिल्कुल सही बात यहाँ पे लिखी है कि ये डायमैग्नेटिक होगा, और मैग्नेटिक कैरेक्टर हमारा इसका नहीं होगा। सो एन की वैल्यू 0 होगा। यहाँ पे फ्लोरीन क्या है सर, ये हमारा वीक फील्ड लिगेंड है, क्या पेयरिंग करा सकता है, नहीं सर ये पेयरिंग नहीं करा सकता, तो एक ही पेयर होगा। तो हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे 4, कंपाउंड हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। ये बात बिल्कुल सही लिखी है, और यहाँ भी सही लिखा है कि दे डिफर इन मैग्नेटिक बिहेवियर। सो हमारी दोनों स्टेटमेंट क्या है, एकदम ट्रू है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है। अच्छा ये थोड़ा सा सही क्वेश्चन है कि हमें ई नॉट वैल्यू दे रखी है Mn3+ टू Mn2+। अच्छा, अब ये इन्होंने कहा है जो Mn3+ है इससे जा रहा है ये Mn2+ में। ये जो लिखने का तरीका है ना ऐसा होता है, जो यहाँ पे Mn3+ स्लैश डला हुआ है, देन ये तो इसको ऐसे लिखते हैं। इसके लिए क्या चाहिए होगा सर, एक इलेक्ट्रॉन आप गेन करा दो। हाँ ठीक है, इसमें चला गया, ये जा रहा है। अब इसकी जो ई नॉट वैल्यू है, मैं मान लेता हूँ कुछ +x आ रही है, ठीक है, इज मोर पॉजिटिव। इन्होंने कहा है जो इसकी ई नॉट वैल्यू है वो मोर पॉजिटिव है, किससे, देन इस और दिस। अच्छा क्यों है, तो एक बार थोड़ा सा मैं क्रोमियम 3+ के लिए लिख लेता हूँ, बाकी Fe3+ के लिए कोई ऐसा लंबा चौड़ा नहीं। ये Fe क्रोमियम 3+, इसमें क्या करेगा, वही सेम एक इलेक्ट्रॉन करना पड़ेगा। तो क्रोमियम 3+ होता है 3D3, और ये हो जाएगा 3D2। शायद उल्टा करा है मैंने, नहीं नहीं सही करा है। तो 3D2 नहीं, एक बढ़ जाएगा ना, तो 3D4 होगा। तो ये हो जाएगा हमारा 3D4 क्रोमियम, हाँ आयरन 24 होता है ना, ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे 3D3 से किस में जा रहा है, 3D4 में जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ये किस में जा रहा है, ये हमारा 3D4 से 3D5। आप खुद ही देखकर बता दीजिए कौन लेस स्टेबल से मोर स्टेबल जा रहा है। 3D4 स्टेबल होता है या 3D5, सर ये ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि हाफ फील्ड स्टेबिलिटी है। हाँ फिर अब यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे यहाँ पे तो कोई स्टेबिलिटी नहीं आ रही, यहाँ पे 3D3 है, यहाँ पे 3D4 है। तो आप सभी को एक बात अच्छे से याद होगी, जो क्रोमियम होता है उसके लिए हाफ फिल T2G है यहाँ पे, हाफ फिल T2G, जिसकी वजह से ये क्या है, स्टेबल है, और ये लेस स्टेबल है। तो अगर लेस स्टेबल से आप मोर स्टेबल से लेस की तरफ जा रहे हैं तो भाई रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस टाइप होगी। अगर नॉन स्पॉन्टेनियस टाइप होगी तो ई नॉट की वैल्यू या तो लेस पॉजिटिव कह लीजिए या फिर नेगेटिव कह लीजिए। सो बेसिकली यहाँ पे स्पॉन्टेनियस होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये लेस रिएक्टिव है, ये सॉरी लेस स्टेबल है। अगर मैंने पहले रिएक्टिव कह दिया तो सॉरी, ये लेस स्टेबल से जा रहा है मोर स्टेबल की तरफ। तो जब रिएक्शन बिल्कुल होगी कि भाई हमें स्टेबिलिटी तो चाहिए, हर किसी को चाहिए, इस कंपाउंड्स को भी चाहिए स्टेबिलिटी, तो स्टेबिलिटी नहीं चाहिए, लेस स्टेबल से मोर की तरफ जा रहे हैं, तो हमारी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। स्पॉन्टेनियस होगी तो हमारी ई नॉट की वैल्यू पॉजिटिव होती है, ये आप सभी ने पढ़ी होगी। तो अब इसका आंसर देख लेते हैं, तो क्या होगा हमारा, किस वजह से होता है, क्योंकि हमारी जो D5 कॉन्फ़िगरेशन आती है किससे, D4 से। सो आई होप आप सभी को ये बात समझ में आई होगी। बाकी क्रोमियम ये Fe के लिए भी देख सकते हैं आप,
आयरन का हमारा वही हो जाएगा। अच्छा आयरन ये भी हमारा 3D5 से 3D4 में जा रहा है, तो वही सेम बात हो जाएगी ना कि ये हमारा क्या है, मोर स्टेबल है। मोर स्टेबल से आप लेस स्टेबल की तरफ भेज रहे हैं, तो ये तो नहीं जाएगा, तो 3D6 हो रहा है, सॉरी 5 से 6 में जा रहा है आयरन के केस में। तो एक बार आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा, बाकी रीजन यही होगा कि हमारी स्टेबिलिटी वाला कंसेप्ट लगेगा यहाँ पर। नेक्स्ट, अच्छा पीछे एक छूट गया, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है आयनाइज एनर्जी का ऑर्डर है सर, हर कोई इंसान जाता है। ये हमारा सेकंड ग्रुप है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन। सर नाइट्रोजन हमारा अगर ऑक्सीजन आता तब थोड़ा और अच्छा होता है, क्योंकि ऑक्सीजन से भी नाइट्रोजन की ज्यादा होती है, बट यहाँ नाइट्रोजन नहीं है। सो हमें पता है अक्रॉस अ पीरियड हमारी जो साइज है वो डिक्रीज करता है, डिक्रीज ही करता है, हाँ डिक्रीज करता है। आयनाइजेशन हमारी इंक्रीज करती है। सो नाइट्रोजन सबसे ज्यादा आएगा, फिर कार्बन आएगा, फिर आना चाहिए था बेरिलियम, बोरोन, बट आता है बेरिलियम। क्यों आता है? क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये 2s2 होगा, यहाँ पे एस सबसे फुल फील्ड है, यहाँ पे ये 2p1 होता है, जिसकी वजह से फुली फील्ड स्टेबिलिटी इसको मिल जाती है और आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है। देन बेरिलियम एंड देन सिंपल लिथियम। सो ये बहुत ही आसान सा ऑर्डर है, हर कोई जानता है इस ऑर्डर को। तो लिथियम, बेरिलियम, और एक ही ऑप्शन ऐसा दे रखा है जिसमें ये दे रखा हो, बाकी तो मेन चीज ही इन्होंने दे रखी है। नाइट्रोजन तो सबसे ज्यादा होगा ही होगा, ये तो फैक्ट है। देन कार्बन होगा, देन बोरोन होना चाहिए था बट नहीं होता। क्यों नहीं होता उसकी बात कर ली, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाए। नेक्स्ट, द पेयर ऑफ लेंथेनॉइड्स विच आर डायामैग्नेटिक इज। अच्छा लेंथेनॉइड का ऐसा पेयर बताओ जो डायामैग्नेटिक हो। अगर आपने किसी अच्छे टीचर से पढ़ा है तो वो जनरली एक ही बात बताते हैं, मतलब कि आप इन चारों को याद कर लीजिए। एक तो Fe+, La3+, Yb2+, दैट इज, एंड हमारा ल्यूटेरियम। इसमें उन्होंने कहा था कि आप ये याद कर लीजिए, क्योंकि इसमें ये हमारा F0 और F14 ये चार ही हमारे होते हैं, और इन चारों में से ही आप सभी देख पाएंगे एक आपका ऑप्शन टकरा रहा है। तो यहाँ पे ये चार आपको याद करने थे। क्यों? क्योंकि ये एक तो N=, इनमें जीरो होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो होते हैं, और कलरलेस होते हैं। इनकी दो बातें याद करने को कहते हैं टीचर्स। तो एक बात अगर याद होगी तो दूसरी तो इंटर रिलेटेड ही। तो देखते हैं क्या इनमें से कोई मौजूद है, और मौजूद है यस, Ce4+ हमारा मौजूद है और Yb2+ हमारा मौजूद है। सो हमारा आंसर भी हो जाएगा, दैट इज। तो वाकई इसमें कॉन्फ़िगरेशन अगर लंबी जानी, तो ये याद करने के लिए इसलिए कहते हैं, बाकी तो पूरा कंसेप्ट लगा लीजिए आप, उससे आप निकाल सकते हैं नंबर ऑफ, जब आपको कॉन्फ़िगरेशन याद होगी। बट नीट क्या है, टाइम का गेम है, तो अगर आपको ये चीजें याद होंगी तो आप इस जैसे क्वेश्चन को आप बहुत इजीली क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। ये मतलब बात होती है, कुछ कुछ चीजें जो याद कराते हैं नीट में, उसका कंसेप्ट ये होता है कि आप जल्द से जल्द अपना टाइम बचा पाएं और कुछ कुछ चीजों को आगे कर पाएं। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सो नेक्स्ट हमारे पास अगेन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स से अच्छा क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। सबसे पहले मैं जब भी आता है ना ऐसा आइसोमेरिज्म को, तो मैं जाता हूँ कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म, क्योंकि वहां पे दो डब्बे दिख जाते हैं, तो ये सीधा से लगाते हैं हमने C का 4, क्या मैच हो रहा है, अच्छा दो होगा। तो हमने यहाँ पे इसी वजह से दो एलिमिनेट कर दिया, इसको एलिमिनेट कर दिया, इसको एलिमिनेट कर दिया, तो C का 4 है। अब B का 3 है, तो मतलब B का तो 3 ही रहेगा, क्योंकि दोनों में 3 है। अब ए और उसमें देखना है, तो देख लेते हैं कौन सा आसान लगेगा। कोई भी देख लेते हैं, डी क्या है इसमें, पानी है, या ए देख लेते हैं। ए में क्या होगा, या तो 1 होगा या फिर 2 होगा। तो यहाँ पे सॉल्वेट तो होगा नहीं, यहाँ पे ये हमें एम्बिडेंटेड दिख रहा होगा जो हमारा NO2 है। ये हमारा एम्बिडेंटेड है, तो एम्बिडेंटेड क्या शो करेगा, लिंकेज आइसोमेरिज्म। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए का हमारा हो जाएगा 2। सो इन दोनों में से हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यही हो जाएगा हमारा आंसर। सो बाकी यहाँ पे वाटर है, तो ये सॉल्वेट आइसोमेरिज्म शो करेगा, आप इसका आइसोमेरिज्म भी बना सकते हैं। एक Cl को अंदर भेजिए, फिर पानी को डॉट में लगा दीजिए। सो इस तरीके से आप इसका आइसोमेरिज्म भी बना सकते हैं। सो नेक्स्ट अगेन एक और मैचिंग आती है। सो ये बात देख रहे हैं, मैचिंग से बड़े क्वेश्चन पूछे, और मैचिंग ऐसी पूछी है, मतलब एक आध ऑप्शन में आपका काम हो ही जा रहा है, तो आसान वाली मैचिंग पूछिए। सो इसमें देखते हैं, अमोनिया सबसे पहले क्या होता है, ट्राइगोनल पिरामिडल, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ऑक्टाहेड्रल नहीं होता, स्क्वायर पिरामिडल नहीं होता, तो देखते हैं क्या हो रहा है। लो इसी से आंसर हमारा आ गया, करने की जरूरत भी नहीं है। फिर भी देख लेते हैं, BRF5 क्या होता है, स्क्वायर पिरामिडल, बिल्कुल सही बात है। XCF4 ये स्क्वायर प्लेनर होता है, तो हमारा C का 2, और ये हमारा ऑक्टाहेड्रल होता है। सो सीधा सा हमारा आंसर हो गया, एक ही ऑप्शन से हो गया। ये बात अच्छी लगती है मैचिंग की, और नीट की और अच्छी ये बात लगती है कि भाई ऑप्शन बड़े आसान देते हैं ये लोग। सो यहाँ पे हमारा आ गया है सॉल्ट एनालिसिस का क्वेश्चन। बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया है, मतलब इतना आसान क्वेश्चन दे दिया इन लोगों ने सॉल्ट एनालिसिस से। तो इसी साल इसको ऐड करा है, और इसी साल ऐड करके इस चैप्टर की भी इज्जत गिरा दी इन लोगों ने। तो फिलहाल हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बातें कम करते हैं। सो अब आता है हमारे पास, क्या इन लोगों ने पूछा है कि हमें बताना है, अरेंज करना है सीधा सा ग्रुप नंबर में। ग्रुप सबको पता है, ग्रुप 0 होते हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ये सारे अलग अलग तरीके से कैटायंस होते हैं। ये हम अपनी क्लास 12 में भी पढ़ते थे जब प्रैक्टिकल करते थे, उसमें भी आई होप आपने पढ़ी होगी चीज। सो अब देखते हैं कौन किसका होता है। सो सबसे पहले आते हैं नीचे से ऊपर वाले से शुरू करते हैं। ए में क्या है सर, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम कौन से ग्रुप का होता है सर, एल्यूमिनियम तो हमारा होता है कौन सा, थर्ड, हाँ थर्ड का होता है एल्यूमिनियम। सो कहेंगे, हाँ ये रहा, दिख ही नहीं रहा था मुझे पेन। सो एल्यूमिनियम हमारा होता है थर्ड का। देन बी पे आते हैं कॉपर। तो कॉपर किसका होता है सर, ये होता है 2, और 2 में भी हमारे दो होते हैं, तो ये होता है 2A का। बेरियम आ गया, बेरियम हमारा किसका होता है, बेरियम है ऑप्शन नंबर C से, ये होता है हमारा ग्रुप 5 का।
कोबाल्ट किसका होता है? बेरियम ग्रुप, हाँ ठीक है। कोबाल्ट हमारा होता है ग्रुप 4 का, और मैग्नीशियम हमारा होता है ग्रुप 6 का। तो अब हमें करना है अरेंज, किसके हिसाब से? अरेंज आई मीन इंक्रीजिंग ऑर्डर। अच्छा, सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा है 2A वाला। 2A वाला कौन है? कॉपर। सो कॉपर को लगा देते हैं सबसे पीछे। ठीक है, कॉपर को लगा दिया सबसे पीछे। 2 से बड़ा क्या होता है सर? 3। 2 से बड़ा होता है 3। तो 2 के बाद हमने लगा दिया है A, क्योंकि इससे बड़ा 3 होता है। 3 से बड़ा होता है 4। 4 क्या हो गया? D। 4 से बड़ा 5, तो दैट इज मैग्नीश बेरिलियम, उसका बेरियम का। 5 से बड़ा 6। आगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा ECDBA। और ये कौन ऑप्शन है देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है ना। सो सबसे छोटा से सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा ये है और सबसे छोटा ये है। सो बी से कहाँ शुरू हो रहा है? ये हमारा ऑप्शन दिख रहा है, दैट इज ये। सही है ना? एक बार चेक करें। हाँ, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इतना आसान क्वेश्चन सॉल्व एनालिसिस से पूछा है, काफी लोग डर भी रहेंगे कि क्यों ऐड कर दिया। अच्छा हुआ मैं तो करूँ ऐड कर दिया, इतना आसान क्वेश्चन पूछ दिया इन्होंने ऐड करके। मतलब कौन ही पूछ सकता है इतना इससे आसान क्वेश्चन, अब क्या ही पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे भी इतना आसान क्वेश्चन पूछा है। मतलब सबसे पहली बात तो सभी को पता है कि फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। देन उसके बाद ऑक्सीजन आता है, देन नाइट्रोजन आता है। ये तीन बात, ये बात तो हमें पता थी, सबको पता होती है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का भी कंसेप्ट यहीं से आता है कि सबसे ज्यादा फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नो। जिसको ये चीज याद होगी वो उससे डायरेक्ट आंसर कर लेगा। और यहाँ पे हमारे दो जिनसे हमने पेपर लिया उन्होंने देखिए मार्क कर रखा है, और एकदम सही आंसर मार्क कर रखा है उन्होंने। बाकी और क्या कंसेप्ट लगेगा? अब डाउन द ग्रुप, वो अक्रॉस अ पीरियड क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर उससे जाना है कंसेप्ट से, तो इधर जाते में क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। तो सही लगाया। डाउन द ग्रुप क्या होती है? डिक्रीज होती है। तो यहाँ पे सिलिकॉन की इसलिए कम होगी। सो उससे करना है, उससे कर लो, वरना तो ये देखते ही आंसर आ रहा था कि फ्लोरीन को सबसे पहले देखिए फिर ऑक्सीजन। यहाँ पे इसी में आंसर आ गया। बहुत सिंपल सवाल। नेक्स्ट आपसे पूछा है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट इज सेम फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, किस किस के लिए सेम? तो सबसे पहले काम होगा कॉन्फ़िगरेशन लिखना। Ti3+, एटॉमिक नंबर 22। तो इसमें 3+ है तो मतलब 3D1, एक अनपेड आ गया। बी क्रोमियम, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24, तो मतलब ये हो जाएगा 3D4। सी पार्ट मैग्नीस का 2+, तो 3D5। और डी ऑप्शन Fe, तो ये 3D6 हो जाएगा। देन स्कैंडियम हमारा ये तो बेचारा 0 हो जाएगा, 3D0। सो अब देखना है अनपेड इलेक्ट्रॉन किसमें बराबर है। तो क्या यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है। तो 5 तो पहली बात किसी में नहीं होंगे, और 0 भी किसी में नहीं हो रहा, तो इनको हटा देते हैं, साइड कर देते हैं। इसमें देखते हैं, इसमें 1 है, इसमें 4 है, इसमें 6, सॉरी 6 इलेक्ट्रॉन है। अनपेड की बात नहीं कर रहा अभी मैं। सो अनपेड इलेक्ट्रॉन मेरे हिसाब से इसमें भी हो जाएंगे 4, क्योंकि एक हो जाएगा पेड। इसका बना लेते हैं एक बार, बाकी किसी की बनाने की जरूरत नहीं। 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे कितने अनपेड दिख रहे हैं सर? यहाँ पे हमें 4 अनपेड दिख रहे हैं, और यहाँ पे भी चार ही, चारों के चारों अनपेड होंगे यहाँ, तो ऑब्वियस सी बात है। लिगेंड विगेंड तो है नहीं जो पेयरिंग वगैरह का हम कुछ सोचें। डी ब्लॉक का सीधा क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं जाना। तो यहाँ पे बी और डी में हमारे बराबर आ रहे हैं नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। मतलब हमारे जो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट है वो भी इक्वल हो जाएगा। सो बी वाला कौन है? बी वाला है क्रोमियम। तो यहीं पे आंसर कर लेते हैं ना, बी एंड डी वाला गया। सो ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा, बहुत सीधा सा। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है अब ग्रुप 16 एलिमेंट्स। अच्छा, ग्रुप 16 कौन है सर? ऑक्सीजन वाले होते हैं, जिसमें ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, देन टेल्यूरियम, देन पोलोनियम, ये आते हैं। ठीक है, कौन सा -2 ऑक्सीजन स्टेट शो नहीं करता? एक तो ये क्वेश्चन हो सकता है कोई कहे कि भाई याद होना चाहिए, ये तो कोई कौन शो नहीं करेगा। दूसरा ये आप सभी को पता है, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है डिक्रीज, और इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर भी होता है इंक्रीज। तो जितना ज्यादा हमारी माइनस की ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करेगा। सो पोलोनियम आई गेस मेटल भी होता है, इसलिए ये हमारा माइनस तो शो नहीं करता। सो ये -2 नहीं शो करेगा। जो सबसे नीचे होगा वो -2 शो नहीं करेगा। ये हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कर सकते थे, इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर या उसका अपोजिट कर दें उससे कर सकते थे, कि हम बता देते मेटल नॉन मेटल के कंसेप्ट से भी कर सकते थे। सो कौन नहीं करेगा? पोलोनियम नहीं करेगा। सो इसमें बताना है कौन सी बात सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो सबसे पहले इन्होंने पूछा 3 कैनोनिकल फॉर्म कैन बी ड्रॉन फॉर, इसके बारे में CO3 2 तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? ये होता है। ठीक है, एक कैनोनिक फॉर्म क्या हो सकती है? एक पहले यहाँ पे डबल बॉन्ड है, दूसरी कैनोनिकल फॉर्म हो सकती है कि यहाँ से ये यहाँ पे शिफ्ट हो, ये यहाँ पे माइनस शिफ्ट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड। तीसरी हो सकती है कि ये हमारा इस बार जो माइनस है वो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाए और यहाँ पे वो आ जाए। सो बेसिकली डबल बॉन्ड जो है तीनों जगह पे फैलेगा। सो ये बात है यहाँ पे। सो हमारा आंसर वैसे यही होगा, बाकी आगे भी बात करते हैं। 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ कैन बी ड्रॉन फॉर ओजोन। ओजोन का स्ट्रक्चर सबसे पहले होता क्या है? ओजोन का स्ट्रक्चर हमारा थोड़ा सा एक्सेप्शनल वाला होता है, क्योंकि यहाँ पे ये लोन पे डोनेट हो रहा होता है। क्या यहाँ पॉसिबल है 3 रेडिंग स्ट्रक्चर? नहीं, एक तो ये है। दूसरा क्या होगा कि यहाँ पे जो है ये यहाँ आ जाए। अगर मैं इसका बना ही देता हूँ, चलिए, यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाए और ये हो जाए। दूसरा ये पॉसिबल है। तो ओजोन के तो सिर्फ और सिर्फ दो ही पॉसिबल है। ठीक है, BF3 है नॉन जीरो डायपोल मोमेंट। नहीं, BF3 में जीरो डायपोल मोमेंट होगा। कैसे होगा? इसको ड्रॉ करता हूँ, जस्ट सेकंड, एक पेज ले लूँ। तो BF3 क्या होता है? एक से BF3 ये होता है, यहाँ पे जो है कोई लोन पेयर नहीं होता,
सारे के सारे 60 डिग्री पे होते हैं, तो आप वेक्टर सम भी करेंगे तो इनका जीरो आता है, तो इसका म्यू जो है वो जीरो आता है डायपोल मोमेंट, तो आप वेक्टर से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, डायपोल मोमेंट ऑफ दिस ग्रेटर देन दिस, तो NF3 का देख लेते हैं इसका भी। NF3 है ये, NH3 है ये, सीधा सा डायरेक्शन से हो जाएगा, ये तो बहुत ही ज्यादा आया भी हुआ है, कई बार आया हुआ है इस टाइप का क्वेश्चन। क्या कह रहे हैं ये सर, कह रहे हैं कि इसका डायपोल मोमेंट देखना है, तो लोन पेयर का डायपोल मोमेंट उस डायरेक्शन में होता है, ये बात कॉमन है इसमें। ना फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन, सर अभी पी इलेक्ट्रोनेगेटिव का क्वेश्चन भी आया है, और हमें भी पता है कि यहाँ पे इसका डायपोल मोमेंट यहाँ इस तरफ शिफ्ट होगा, ठीक है। तो इन तीनों का नेट में मान लेता हूँ कुछ इस तरफ आ रहा है नेट, और इसका कुछ नेट इधर आ रहा है, ठीक है। नाउ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है सर, नाइट्रोजन, तो कौन खींचेगा अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन, तो यहाँ पे ये खींचेगा, यहाँ ये खींचेगा, यहाँ ये खींचेगा, तो ओवरऑल जो नेट आ रहा है वो इसका यहाँ है, तो यहाँ पे ये दोनों होंगे ऐड, यहाँ पे होंगे सब्ट्रैक्ट, तो डायपोल मोमेंट किसका ज्यादा है, NH3 का ज्यादा है, किससे, NF3 से। ये बात हमें पढ़ाई भी जाती है लेक्चर्स में, बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन है। क्या ये लिखिए, नहीं ये बात भी गलत लिखिए, ये बात भी गलत लिखिए, ये भी गलत, तो हमारा आंसर यही होगा, दैट इज हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो अगेन पहले ऑप्शन में से आ रहा था आंसर, बाकी हमने वेरीफाई भी कर लिए हैं। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से बहुत ही ज्यादा सीधा सा सिंपल क्वेश्चन एकदम आया हुआ है। पूछ रहे हो क्या ये हमारा जो ये आपको कॉम्प्लेक्स दिख रहा है ये होमोलेप्टिक है, बिल्कुल सही बात कही इन्होंने कि होमोलेप्टिक है, क्यों है, क्योंकि नेक्स्ट लाइन में उसका आंसर भी दे दिया। ये हेटेरोलेप्टिक है, ठीक है बिल्कुल, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक ही टाइप का लिगेंड है, बिल्कुल सही, NH3 एक ही है, दो तो नहीं होते NH3, एक ही तरह का है ना यहाँ, बिल्कुल सही। और यहाँ पे एक से ज्यादा, यहाँ एक से ज्यादा क्लोरीन हो गया और NH3 हो गया, मतलब दो है, तो दो एक से ज्यादा होता है, तो ये बात भी सही है। तो क्या बात हुई, मतलब ये भी दोनों बात से सही है, स्टेटमेंट वन भी सही है, स्टेटमेंट टू भी सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर डी। आज जैसे इनकरेक्ट वाली स्टेटमेंट नहीं मिल रही। Next, during the preparation of more salt solution, which of the following acid is added to prevent hydrolysis of is? तो शायद मेरे हिसाब से ये भी सॉल्ट एनालिसिस पे ही आ गया होगा वैसे मोर सॉल्ट। तो यहाँ पे क्या होता है, Fe2+ की हाइड्रोलिसिस को बचाने के लिए हम कौन सा एसिड यूज करेंगे, वो हमारा डायरेक्ट होता है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 को हम यूज करते हैं, क्योंकि बेसिकली हमें जो ये बन जाती है फेरस ऑक्साइड प्लस H2SO4 बनता है, जो प्रोडक्ट होता है, थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ, तो देने की कोशिश करता हूँ। चलिए, FeSO4 में जब हम हाइड्रोलिसिस मतलब पानी ये करते थे, तो रिएक्शन कुछ इस तरीके की हो जाती थी कि ये FeOH होल ट्वाइस बन जाता था प्लस H2SO4 हो जाता था। अब जैसे ही हम H2SO4 को ज्यादा ऐड करेंगे, जैसे ही H2SO4 हम यहाँ ऐड करेंगे, तो रिएक्शन किधर होगी, बैकवर्ड में। तो हमें क्या चाहिए, यही चाहिए, क्योंकि ये क्या होता है, फेरस अमोनियम सल्फेट होता है ना, इसका पूरा फॉर्मूला बताओगे, FeSO4.NH4 होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2। तो जैसे हम ये पढ़ेंगे लीच एट्रियल प्रिंसिपल के हिसाब से क्या होगा, रिएक्शन किधर आएगी, बैकवर्ड में। तो हमें क्या चाहिए, यही चाहिए, तो दैट्स व्हाई वी ऐड डाइल्यूट H2SO4 इन दिस, तो यहाँ हमारा जो आंसर होगा वो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड आ जाएगा। सो आई थिंक यही था हमारा इनऑर्गेनिक का एनालिसिस। बढ़ते हैं अब ऑर्गेनिक की तरफ। सो पहला क्वेश्चन हमारा ऑर्गेनिक का आपकी स्क्रीन पर आता है, सबसे आसान, SN1 रिएक्शन बता दो किसमें फास्टेस्ट होगी, तो देखते ही यहाँ पे पता लग रहा होगा यही हमारा बेंजाइल कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल बनेगा, क्योंकि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा, और आंसर भी यही हो जाएगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 3 आइसोमेरिक पेंटेन, हमें दे रखा है, फॉलोज द ऑर्डर, ठीक है। एक हमें पेंटेन दे रखा है, देन आइसोपेंटेन, देन न्यू पेंटेन, हमें ये सब कुछ दे रखे हैं, ठीक है, हमें पांच दे रखे हैं। सो हमें पता है यहाँ ब्रांचिंग का पूरा सिस्टम होता है, आइसोपेंटेन हमारा अलग होता है, न्यू पेंटेन में और ज्यादा ब्रांचिंग हो जाती है। When branching increases, the molecule attain a shape of sphere. This result in smaller, बिल्कुल सही बात है कि हमारा सरफेस एरिया जो है वो कम हो जाता है। तो चलिए स्ट्रक्चर बना ही लेते हैं। न्यू पेंटेन ये हो गया, आइसोपेंटेन हो जाएगा हमारा 2 मिथाइल ब्यूटेन, आई गेस 1 2 3, ये हो जाता है हमारा आइसोपेंटेन, पेंटेन ही ना सिंपल। देन हमें बनाना है न्यू पेंटेन, सो ये हो जाएगा हमारा 3 कार्बन एंड, सो ये हमारा हो गया न्यू पेंटेन। सो मैं ABC डाल देता हूँ उनकी नंबरिंग फॉर, ताकि इजी हो जाए, ABC, ठीक है। ये हमें ऑर्डर भी दे रखा है कि A सबसे ज्यादा देन B, बिल्कुल सही बात है, क्यों है, क्योंकि सरफेस एरिया किसका ज्यादा है सर, ये सबसे ज्यादा फैला हुआ है, जिसका सरफेस एरिया सबसे ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा, आप सभी को पता होगा, इसका उससे उससे कम है, देन इसका सबसे कम है। सो यहीं पे उसकी हमारे राम कथा में रीजन दे रखा है कि व्हेन ब्रांचिंग इंक्रीजेस द मॉलिक्यूल अटेन्स अ शेप ऑफ दिस रिजल्ट इन स्मॉलर एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ड्यू टू विच the intermolecular forces between the spherical molecules are weak, thereby lowering the boiling point. So basically मेन चीज जो है यहाँ पे ये लिख रखी है कि जो है हमारा जैसे जैसे ब्रांचिंग इंक्रीज होगी वैसे वैसे सरफेस एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट डिक्रीज होगा, वैसे वैसे फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होंगी, वैसे वैसे हमारा बॉइलिंग पॉइंट भी जो है वो कम हो जाएगा। सो हमारी दोनों बातें एकदम सही है। तो अभी तक जितनी भी केमिस्ट्री में क्वेश्चन आए, किसी में भी कोई भी स्टेटमेंट गलत मुझे नहीं दिख रही है, सो आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट, तो यहाँ पे हमारे दोस्त ने टिक कर रखा है आंसर, आगे तो देखते हैं क्या सही है, वैसे सही सही वाले कर रखे थे इन्होंने अभी तक जितने भी कर रखे थे।
ऑन ईटिंग सम सब सॉलिड सब्सटेंसेस चेंज फ्रॉम सॉलिड टू वेपर। अच्छा, कोई है सॉलिड से डायरेक्ट जा रहे हैं वेपर में, तो क्या होते हैं वो सर? सब्लिमेशन प्रोसेस को कहते हैं। ठीक है। द टेक्निक यूज फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ सच सॉलिड। अच्छा, कौन सा ऐसी टेक्निक हम यूज करते हैं? सीधी सी बात है, सब्लिमेशन ही करते हैं, क्योंकि वही हमारा मेथड ये होता है। डिस्टिलेशन हमारा बॉइलिंग पॉइंट पे डिफरेंस होता है, तो जब बॉइल तो हो ही नहीं रहा है, डायरेक्ट उसमें जा रहा है, लिक्विड से वेपर में थोड़ी जा रहा है, डायरेक्ट जा रहा है, तो डिस्टिलेशन नहीं कर सकते, क्रिस्टलाइजेशन नहीं कर सकते, वेपर को क्रिस्टलाइज कैसे करेंगे? क्रोमेटोग्राफी भी हम नहीं कर सकते, वो हमारा अलग अलग आर फैक्टर की पर डिपेंड करता है, वो भी हम बेसिकली सॉल्वेंट वालों के लिए करते हैं, जिन जो हमारे लिक्विड की फॉर्म में होते हैं। पर ये तो लिक्विड में नहीं आ रहा, तो कहाँ से करेंगे? तो सब्लिमेशन ये चार बचा है। सो हमारे दोस्त ने भी आंसर सही मार्क कर रखा है। नेक्स्ट, द रिएजेंट विच डजंट रिएक्ट विद ग्लूकोज टू गिव द कॉरस्पॉन्डिंग टेस्ट। अच्छा, तो ये बात तो सीधी सी एनसीईआरटी में भी गिवन है कि हमारा जो ग्लूकोज है, एक शिफ्ट टेस्ट नहीं देता, दूसरा सोडियम बाइसल्फाइड अटक नहीं देता, ऐसे ही कुछ लिखा हुआ है, बाइसल्फाइड प्रोडक्ट लिखा हुआ है यहाँ, तो ये हमारा नहीं देता। और बाकी टॉलरेंस एजेंट से देता है। एससीएन से हमने रिएक्शन पढ़ी है, NH2 से ग्लूकोज रिएक्ट करता है, बट जो बात लिखी हुई है वो ये लिखी हुई है कि ग्लूकोज पेंटाइसिटेट नहीं करता। तो इससे कंफ्यूज ना हो जाइएगा आप कि ग्लूकोज भी तो नहीं करता था, पेंटाइसिटेट नहीं करता हमारा उससे रिएक्ट, जो भी होता है दैट इज, हाँ इसे एनएच हाइड्रोक्सिल से, इसको हाइड्रोक्सिल अमीन कहते हैं। ग्लूकोज तो कर लेता है, बट ग्लूकोज पेंटाइसरेट नहीं करता इससे रिएक्ट। तो हमें किससे पूछा है? हमसे पूछा गया है कि आप ग्लूकोज का बताइए सिर्फ, तो हमें ग्लूकोज की बात करनी है, तो ग्लूकोज हमारा इससे नहीं करेगा, इससे नहीं करेगा, तो बी और ये हमारा दैट इज ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट, कौन सा हमारा एल्कोहल ल्यूका सबसे तेज देगा? देखते हैं, 3 डिग्री आंसर लगा देंगे, सबसे तेज वही देता है, 2 डिग्री उससे कम, फिर 1 डिग्री तो सबसे कम देता है। ये बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन लुका से तो देखते ही मतलब, ये तो आंख बंद करके भी टिक करने वाला क्वेश्चन पूछ लिया था। नेक्स्ट, हमसे पूछा गया है यहाँ पे ओजोन से, सबसे आसान वाले से शुरू करते हैं। सबसे आसान मुझे यही दिख रहा है, एल्कलाइन केमिनोफोर वाला, दैट इज दिस। यहाँ पे सीधा सा हमें पता है एल्कलाइन केमिनोफोर होगा, तो डी का हो गया 3। अच्छा, एक ही हो गया, एक ही, तो बाकी सब कैंसिल। नेक्स्ट, सी में सबका 2 दे रखा है, और बी में, अच्छा तो बी देख लेते हैं। बी क्या है सर? ये बेंजीन है, इसमें क्या लग रहा है ये? तो एक तो हमारा डी, ये डी का 3, तो सी का तो 2 हो गया, तो सी का हम 2 डायरेक्ट खुद ही कर लेते हैं। अब बचा क्या ये? 1 या 4 में से बताएं, तो यहाँ पे हमें अलग ही दिख रहा है, एनहाइड्रस एल सीरीज करेंगे हम जैसे रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, आप इस रिएक्शन को कह सकते हैं। अगेन हमारा बी का आ जाएगा 1, तो बी का 1 किसमें है? दैट इज ऑप्शन नंबर इसमें। सो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगेन ए का 4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रही है? ओजोनोलिसिस होती हुई दिख रही है, कि यहाँ पे बॉन्ड तोड़ रहे हैं, डबल बॉन्ड ओ हम यहाँ पे लगा रहे हैं, ये हमारी ओजोनोलिसिस हो रही है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास आता है, हमें रिएजेंट बताना है, कौन करेगा ये काम। अच्छा, तो क्या हुआ है? सबसे पहले नोट जो करनी है, पॉइंट टू बी नोटेड इज, हमारा एल्डिहाइड कहाँ पे लगा है, एल्डिहाइड कहाँ पे बना है? सो एल्डिहाइड हमारा बना है लास्ट वाले कार्बन पे। सो इसको मैं डायरेक्टली 1 2 3, ठीक है, ये बना दिया मैंने। तो एल्डिहाइड कहाँ पे लगा है? लास्ट वाले कार्बन पे लगा है, ठीक है, अच्छी बात है। इसको लिख देते हैं CHO। तो अगर हमें बनाना है, तो मतलब एल्कोहल हमें सबसे पहले कहाँ चाहिए होगा? इस वाले कार्बन पे। उसके लिए क्या है सर? दो है, एक ऑक्सीमर्कुलेशन डीमर्कुलेशन पड़ी है, एक हमारी हाइड्रोबोरेशन पड़ी है, और एक हमने सीधी सी सिंपल सी H+ डाल के हाइड्रोजन पड़ी है। सो कौन ऐसा था जो यहाँ पे अल्कोहल बना देगा? हमें पता है, हमारी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन जो होती है, जिसमें हम B2H6 फॉलोड बाय H2O2 OH माइनस यूज करते थे, वो हमें प्रोडक्ट देती थी कौन सा? एंटी मार्कोनिक प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे? इसको इससे रिएक्ट करा देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे आप, ऐसा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे पहला स्टेप में देखा इन्होंने पानी, तो पानी वाले को तो आप हटा दीजिए, क्योंकि हमने बात कर ली है, क्यों नहीं करेंगे। सो ये बात सही है, ये बात सही है। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे अब लग गया OH। अब क्या करना है? हमें ऑक्सीडाइज करना है। अच्छा, ऑक्सीडाइज किससे कर सकते हैं? यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है हमें एल्केलाइन KMnO4, दूसरे में दे रखा है हमें PCC। PCC इज पाइरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट। एल्केलाइन KMnO4 क्या होता है सर? ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। सो स्ट्रॉन्ग क्या करेगा? ये अल्कोहल को किसमें कन्वर्ट कर देगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में। क्या यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड है? नहीं। क्या है? ये हमारा एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड को PCC कर देगा, ये हमारा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये इसकी खास बात होती है। तो हमारा आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर। सीधा सा क्वेश्चन था, थोड़ा बहुत दिमाग लगाना था, बस ज्यादा नहीं लगाना था। द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन लो, सीधा सा कार्बोकेटाइन पूछ लिया। कोई रेजोनेंस वाला दिख रहा है? नहीं सर, कोई भी रेजोनेंस वाला नहीं दिख रहा। क्या करेंगे? अल्फा एच लगाओ, जिसमें अल्फा एच ज्यादा, वो सबसे ज्यादा स्टेबल। यही मुझे 3 डिग्री दिख रहा है, तो 3 और 2 और 2, तो ये 3 और ये 7 अल्फा एच यहाँ पे आ रहे हैं। देन यहाँ देखेंगे 3 और 3, यहाँ 6 अल्फा एच आ रहे हैं। ओके, नहीं 6 नहीं, यहाँ एक ही आएगा ना, बेसिकली 4 आ रहे हैं, सॉरी। 4 अल्फा एच यहाँ रहे हैं, देन यहाँ 1 2 3, एक यहाँ पे 5 अल्फा एच आ रहे हैं, और यहाँ पे एक अल्फा एच आ रहा है। सो ये तो सीधा सा अल्फा एच से क्वेश्चन हो गया, दैट इज ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर। ओ सॉरी, ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ पे ये तो कुछ ज्यादा इजी क्वेश्चन था, और ये भी देखिए मार्क कर रखा है इन्होंने, सही मार्क करा होगा ये, जरूर सही मार्क, सही वाले मार्क करते हैं सारे। तो हमें पूछा गया है इथेन में क्या क्या है, तो सबसे पहले इथाइन से शुरू करते हैं। इथाइन क्या है सर? इथाइन में क्या होता है सर? 2 पाई बॉन्ड होते हैं। इथाइन पता है ना क्या होती है? ये
एक सिग्मा बाकी सारे पाई, ये सबको रूल पता है, एक सिग्मा बाकी सारे पाई। और ये रूल आज नहीं लगेगा, ये भी बात है, मतलब लगेगा नहीं, वो वाला क्वेश्चन पूछ लेना। सो एक सिग्मा और दो पाई, एक सिग्मा और दो पाई कहाँ है, ये लिख रहे हैं। तो डी का आ गया वन, डी का आ गया वन, या तो ये याद है। ओके, तो मतलब सी का टू पक्का हो गया। बी पे आते हैं, बी क्या है, इथीन है। बी इथीन में क्या होता है, एक सिग्मा दो पाई। अच्छा पूछा किसके बीच में, ये भी देख लेते हैं, कार्बन कार्बन के बीच में पूछा हुआ है। कार्बन हाइड्रोजन के बीच में कोई भी बात नहीं, कार्बन कार्बन। सो इथीन में क्या होगा, एक सिग्मा एक पाई, तो एक सिग्मा एक पाई वाला ढूंढे तो बी का आ जाएगा फोर। तो बी का देखते हैं फोर किसमें, इसमें। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, तो भाई ने सही आंसर करा है। तो ए का थ्री है, तो ए का हमारा हाँ बिल्कुल, सिग्मा एक बॉन्ड होता है इसमें ही होता है। और ये कार्बन मॉलिक्यूल जो सी टू होता है, ये आप सभी को पता होगा, केमिकल बॉन्डिंग नाम का चैप्टर आपने पढ़ा होगा। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हमने पता है कि यहाँ पे दोनों के दोनों पाई बॉन्ड होते हैं। तो जो मैं बात कह रहा था कि आज ये बात वॉयलेट हो जाएगी कि पहला पाई बॉन्ड नहीं होता, सिग्मा होता है। तो यहाँ पे यही चीज होती है जो वॉयलेट करती है ये। और एक शायद बी टू वाला बोरोन का जब होता है ना बी टू, वो हमारा इन चीज को, इस चीज को वॉयलेट करता है। सो आंसर हमारा ये हो जाएगा। नेक्स्ट, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्रोजन, ये कहाँ से आ गया, अच्छा ये सॉरी गलती से मेरे हिसाब से इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन आ गया, कोई नहीं, अरेंज करने में थोड़ी बहुत वो तो हो ही जाती है मिस्टेक। सो यहाँ पे इन्होंने हमें हाइड्राइड्स का ऑर्डर दे रखा है। क्या ये ऑर्डर सही है, बिल्कुल एकदम सही है। हमें बताया डाउन द ग्रुप जो है वो हाइड्राइड्स का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। बट द थिंग इज इन H2O वी हैव हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसकी वजह से इसका एक्सट्रीमली हाई हो जाता है बॉइलिंग पॉइंट। सो पहला है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नाउ सेकंड स्टेटमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर मास H2O इज एक्सपेक्टेड टू हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट। बिल्कुल सही भाई, इसका मॉलिक्यूलर मास का हमें पता है, मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किससे, बॉइलिंग पॉइंट से। तो मॉलिक्यूलर वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉइलिंग पॉइंट से, ये बात बिल्कुल सही इन्होंने लिखी है। यहाँ तक तो इन्होंने सही कहा कि लोअर बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए देन द अदर में, बट ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाँ एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है ज्यादा। तो एकदम दोनों स्टेटमेंट सही है। अभी तक जो ट्रेंड चलता आ रहा था वो एनटीए ने फॉलो ही करा है कि सारी स्टेटमेंट आज के फेवर में हमें ट्रू ही देनी है। सो ये भी एक स्टेटमेंट ट्रू हो गई। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा एक हमें कंपाउंड दे रखा है C6H14, अच्छा 6 कार्बन का हमें टोटल कंपाउंड दे रखा है। हमसे ये क्या पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं ऐसे वो बनाओ जिसमें हमारे कितने टर्सरी कार्बन, दो। अच्छा दो टर्सरी कार्बन चाहिए, मतलब दो 3 डिग्री कार्बन चाहिए। अच्छा तो पहला स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं, टू मिथाइल ब्यूटेन, टू कॉमा, अच्छा टू कॉमा टू डाइमिथाइल ब्यूटेन, कितने 3 डिग्री दिख रहे हैं सर, यहाँ तो मुझे एक भी नहीं दिख रहा। ये हमारा 4 डिग्री है, दैट इज क्वार्टरनरी हो जाएगा ये वाला। दिस वन इज क्वार्टरनरी, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। सो यहाँ लिख देता हूँ 2 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री, ये आ गया 4 डिग्री, तो एक भी नहीं है। एन एक्सेन की तो बात ही नहीं करेंगे, ये तो सीधा सा आएगा, एक दो तीन चार पांच, इसमें ये 1 डिग्री, 1 डिग्री, बाकी सारे टू डिग्री आएंगे, ये सारे के सारे 2 डिग्री है। ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री है, 1 डिग्री। नाउ टू मिथाइल पेंटेन, अच्छा टू मिथाइल पेंटेन, ओके। सो यहाँ पे एक तो आ गया है हमारा 3 डिग्री, ये आ गया 3 डिग्री, बट ये आ गया 2 डिग्री, ये 2 डिग्री, बाकी सारे 1 डिग्री। नेक्स्ट लास्ट वाला तो वही आंसर हो जाएगा, 2,3 टाइम्स हेल्ब्यूटेन, एग्जैक्टली यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे कौन कौन 3 डिग्री है, एक ये 3 डिग्री आ गया, एक ये 3 डिग्री आ गया, तो दो 3 डिग्री आ गया। सो ये हमारा आंसर हो जाएगा। वैसे इतना लंबा उसकी जरूरत नहीं थी, थोड़ा बहुत दिमाग का आईक्यू लगाते तो डायरेक्ट भी हो जाता कि एनएक्सेन में होता नहीं, टू मिथाइल पेंटेन दिमाग में अगर आप सोच लेते कि इसमें तो एक ही 3 डिग्री आ रहा है, इसमें क्वार्टरनरी आ रहा है, तो आप इसको कर लेते इजीली। वैसे अब इजीली हो गया, कोई ज्यादा वो नहीं। फेलिंग सॉल्यूशन ए, अच्छा फेलिंग सॉल्यूशन ए क्या होता है, हमसे पूछा गया। सो फेलिंग सॉल्यूशन हमारे पास दो होते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन ए एंड फेलिंग सॉल्यूशन बी। सो फेलिंग सॉल्यूशन जो बी होता है वो होता है हमारा सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, जिसको यहाँ पे इन्होंने रोचेल सॉल्ट भी लिख रखा है इसका ब्रैकेट में नाम। और जो हमारा ए होता है दैट इज फेलिंग सॉल्यूशन ए, वो हमारा कॉपर सल्फेट होता है। कौन सा कॉपर सल्फेट, जहां तक मेरी नॉलेज है वो हमारा एक्वस कॉपर सल्फेट होता है। एल्कलाइन तो हम मीडियम लेते हैं, उसमें हमारे फेलिंग टेस्ट में जो मीडियम होता है हमारा, वो हम फेलिंग टेस्ट में एल्कलाइन लेते हैं। आपको पता होगा कि ये हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड देते हैं, हो सॉरी एल्डिहाइड देते हैं, एलिफेटिक एल्डिहाइड देते हैं। तो ये जो हमारा होगा, ये होगा हमारा एक्वस CuSO4 ए वाला, और बी वाला हमारा ये होगा, ये होता है फेलिंग बी, ये होता है फेलिंग बी, सोडियम पोटेशियम टार्टारेट होता है। वैसे एल्कलाइन तो मेरे हिसाब से नहीं होगा, मेरे हिसाब से आंसर इसका ये है। बाकी आप एक बार और क्रॉस चेक भी कर लिएगा अपने पास से, क्योंकि हो सकता है मे बी कुछ टीचर जो एक्सपीरियंस टीचर है वो उसको कहे, तो बाकी एनटीए पर बात है जो आंसर होगा। मेरे हिसाब से आंसर है टू, बाकी थ्री मे भी आंसर, बट इतना ज्यादा चांस नहीं लग रहा मुझे थ्री का। नेक्स्ट स्टेटमेंट दे रखी है, एनिलीन डजंट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, बिल्कुल सही बात है, एनिलीन नहीं जाता। क्यों नहीं जाता फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में, क्या यूज करते हैं हम, यूज करते हैं AlCl3 के साथ, कोई भी हमने ले लेते हैं, RCl ले लेते हैं चलिए। क्या होता है उसमें, ये होता है लुइस एसिड। इसमें क्या होता है, ये पहले स्टेप में ये क्लोरीन जो है अपना लोन पेयर करता है डोनेट, ये अपना लोन पेयर डोनेट करता है। बट क्या होता है एनिलीन में हमारे पास क्या होता है, पहले से लोन पेयर है, किसके पास, नाइट्रोजन के पास। तो ये यहाँ पे इसको डोनेट करता है, तो रिएक्शन हमारी नहीं होती। तो पहली बात एकदम सही लिखी कि ये नहीं था। नेक्स्ट बात लिखी हुई है, एनिलीन कैन नॉट बी प्रिपेयर थ्रू गैब्रियल सिंथेसिस, ठीक है।
तो दूसरी बात यानी कि सबसे पहले गैब्रियल सिंथेसिस में बनते क्या है सर, हमारे सारे के सारे 1 डिग्री बनते हैं। तो क्या एनिलीन 1 डिग्री होता है? सर 1 डिग्री होता है एनिलीन। तो इसका मतलब ये बनना चाहिए, बट एनिलीन नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? क्योंकि यहाँ पे जो रिएक्शन होती है वो हमारी पहले एक स्टेप में होती है SN2। अगर आपको इसका मैकेनिज्म थोड़ा बहुत भी याद होगा तो आप इस क्वेश्चन को भी कर लेंगे कि यहाँ पे जो है हमारी रिएक्शन होती है, एक स्टेप हमारा SN2 होता है जहां पे हमें बॉन्ड जरूर तोड़नी होती है। सो यहाँ पे क्या, ऐसा करता हूँ, लिख ही देता हूँ थोड़ा सा मैकेनिज्म ताकि रिवाइज हो जाए। सो थैलीमाइड सबको पता है क्या होता है? थैलीमाइड जो होता है वो सबको पता होगा, आई होप। क्या होता है? तो थैलीमाइड में जब हम डालते हैं, ये आ गया थैलीमाइड, इसमें हम जैसे ही एक्वस KOH डालते हैं, सो यहाँ पे पानी हट जाता है और यहाँ पे N- K पॉजिटिव आ जाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप जो होता है ना हमारा, वो होता है RX से रिएक्शन, दैट इज हमारी एसिड। तो उसमें क्या होता है, अगर हमें बनाना है एनिलीन, तो एनिलीन के लिए क्या चाहिए? ये चाहिए। जैसे ये चाहिए होगा तो यहाँ पे नेक्स्ट रिएक्शन में जो होता है बेसिकली वो ये होता है, अगर यहाँ पे R ग्रुप होता तो ये होता, यहाँ पे N एज इट इज रहता, ये डबल बॉन्ड O भी एज इट इज, और यहाँ पे R लग जाता है। बट यहाँ पे जो R है वो क्या है? बेंजाइल लिखे। तो यहाँ पे पहली बात, ये बॉन्ड हम तोड़ ही नहीं सकते। तो ये बॉन्ड अगर हम तोड़ नहीं सकते तो ये रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं करेगी, जिसकी वजह से हम एनिलीन नहीं बना सकते। तो रीजन हमारा आता तो यह आता कि यहाँ पे रेजोनेंस की वजह से हम एनिलीन नहीं बना पाते। सो 1 डिग्री सारे बना लेते बट एनिलीन नहीं बना पाते। सो हमारा आंसर यही हो जाएगा, दैट इज। हाँ, तो दोनों बातें अगेन सही है। सो एंटी एन अगेन ट्रेंड को फॉलो करा। जिस बच्चे ने इस बात को पकड़ लिया होगा वो तो सबको बिना पढ़े आंसर कर रहा होगा। ये दोनों स्टेटमेंट अब तो हर जगह ही सही है। तो एनिलीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड थ्रू गैब्रियल सिंथेसिस, बिल्कुल सत्य बात है। नेक्स्ट, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वैसे ये इनऑर्गेनिक का भी हो सकता था, बट कोई नहीं, इसमें देख लेते हैं। किसमें इंट्रामोलिकुलर है, इंटर होती है, इंटर होती है, इंटर मतलब विद इन द मॉलिक्यूल। सो HF है, दूसरा मॉलिक्यूल HF का होगा, इनमें आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। इसको क्या कहेंगे? इंटर मॉलिक्यूलर, क्योंकि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में। बट इंट्रा मतलब विद इन द मॉलिक्यूल, जो कि आप सभी को, हर किसी को दिख रही होगी यहाँ पे। पैरा नहीं, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में हमारे पास इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दैट इज विद इन द कंपाउंड होती है। बाकी इसमें भी इंटर होती है, इसमें भी इंटर होती है, दूसरे कंपाउंड्स के, दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ होती है। सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, सो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि, क्या पूछा गया है? हाँ, ये रिएक्शन कराओ। ठीक है, कराते हैं। सो यहाँ पे ओजोनोलिसिस टाइप थोड़ी सी रिएक्शन है। तो ये इसको पहले ड्रॉ कर लेता हूँ। ये C डबल बॉन्ड C, एंड देन अगेन सेम रिंग रखिए। यहाँ पे कौन सी ओजोनोलिसिस है सर? ये KMnO4 है। तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और ये हमारी कौन सी ओजोनोलिसिस है? ये है हमारी ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। ये सबसे पहली बात। ऑक्सीडेटिव में क्या बनता है सर? अगर रिडक्टिव होती, एक बार अगर मैं बताऊं कि अगर ये रिडक्टिव होती तो क्या बनता, पहले वो देख लेते हैं। रिडक्टिव सबको पता है क्या होता है, यहाँ से डबल बॉन्ड तोड़िए और यहाँ पे लगा दिए CH। बट ये क्या है? ऑक्सीडेटिव। तो ऑक्सीडेटिव में क्या होता है, ये जो एल्डिहाइड है किसमें ऑक्सीडाइज हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में। यहाँ पे ये हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। बट अगर वही कीटोन वाला खेल होता तो कीटोन नहीं होता आगे। अगर कीटोन होता तो, हाँ मैं कह रहा था कीटोन बन रहा होता यहाँ, यहाँ पे जैसे यहाँ पे एक CH3 लगा होता, यहाँ भी एक CH3 लगा हुआ होता, जो कि यहाँ प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अच्छा, यहाँ H नहीं बनाया, हाँ तो है पॉसिबल है, सॉरी। यहाँ अगर CH3 होता तो यहाँ कीटोन पर ही रिएक्शन रुक जाती, अनटिल अनलेस हमारे पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि HNO3 नहीं होता। सो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। फिलहाल तो ये सीधा सा हमारा क्वेश्चन था जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड है, कि कुछ बच्चे कंफ्यूज ना हो गए हो रिडक्टिव और ऑक्सीडेटिव में। सो बस ये हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है, ये एक तो कुछ कुछ लोग जनरली जो बाय प्रोडक्ट नहीं करते उनको थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, बट यहाँ पे जो इन्होंने बैलेंसिंग दी है ना, उससे सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई। इन लोगों ने खुद ही यहाँ पे बैलेंसिंग दी थी। तो बैलेंसिंग में क्या दिया है? RCl+ है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या करा, यहाँ लगा दिया 3, यहाँ लगा दिया 3। ठीक है, ये हो गई इनकी इनकी तरफ से बैलेंस हो गई। अब हम इसी का फायदा उठा सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, 3Cl हमारे चले गए, 3R चले गए, क्या बच रहा है? 3OH- बच रहे हैं, और या 3 OH बचना है, OH माइनस नहीं, 3 OH बचना है, और एक हमारे पास फॉस्फोरस बच रहा है। तो इसका कौन सा एसिड होगा सर? H3PO3 बना दीजिए। इस तरीके से हम स्मार्टली इस क्वेश्चन को कर सकते थे कि देख लें कि कौन सा एसिड जो है हमारा बन रहा है, वो हम बना देंगे। क्योंकि यहाँ पे POCl3 आप देखेंगे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कितने ऑक्सीजन एटम है हमारे पास? 3। आप इन सबको ऐड कर दीजिए ना, 3 ऑक्सीजन 3 हाइड्रोजन एक फॉस्फोरस का कंपाउंड देखिए पहले, 3 एक ही हमें दिख रहा है। तो ये हमारा आंसर यही हो जाएगा, पहले ऑप्शन से हमारा आंसर आ गया। बाकी इसको भी अगर आपने पढ़ा हो तो आपको तो पता ही होगा कि बाय प्रोडक्ट हमारा यही बनता है, H3PO3, देन इसमें हमारा POCl3 बनता है। तो दो तरीके थे इस क्वेश्चन को करने के, एक हमारा स्मार्ट वर्क, वो ये हमारा ये वाला तरीका कि आप रिएक्शन बैलेंस दे रखिए तो आप समझ लीजिए बैलेंस है, तो उसी हिसाब से आप आंसर कर देंगे। दूसरा वही था कि आपको पता होगा, आपने पढ़ रखा होगा, आप अच्छे बच्चे होंगे, मतलब सब कुछ पढ़ के गए होंगे, तो ये हमारा हो जाएगा POCl3 बनता है यहाँ पे। तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट,
पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमें अगेन सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन दे रखिए, करते हैं कोशिश। सबसे पहले इसमें हमें आयोडीन, इसमें हमें डालना है NaCN। तो क्या है, वही हमारी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन, ये लगा दिया CN। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमें इन्होंने खुद बोला है पार्शियल हाइड्रोलिसिस। इसका मतलब क्या बनाना है, यहाँ पे NH2 लगा देंगे तो हमें बनाना है अमाइड। ये चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है कि अगर यहाँ पे इन्होंने पार्शियल नहीं बोला होता, कुछ नहीं लिखा होता, तो हम डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते। बट दे हैव सेड कि यहाँ पे हमें पार्शियल हाइड्रोलिसिस लेनी है, तो मतलब अमाइड बनेगा। नेक्स्ट हम सिंपली लगा देंगे अपना ये, हर कोई इंसान जानता है, जो ये फेमस भी है, कुछ लोग जानते होंगे, पेज फॉर रिएक्शन से। यहाँ पे ये जो ग्रुप है इसको हटा दो, ये हटा दीजिए, 1 2 3, और ये हमारा NH2 लग जाएगा। 3 कार्बन का हमारा अमाइन बन जाएगा। इसको पेज फॉल्ट रिएक्शन, कॉफी रिएक्शन के नाम से भी काफी लोग जानते होंगे, तो वो बहुत अच्छी बात है। तो आंसर क्या हो जाएगा, प्रोपाइल अमीन, क्योंकि 3 कार्बन का यही हमारे पास अमाइन है। बाकी ब्यूटेन अमाइड नहीं होगा, ब्यूटाइल अमाइन नहीं होगा। ब्यूटाइल अमाइन तब होता अगर हम यहाँ LiLH4 लेते, क्योंकि वो उसको रिड्यूस कर देता, बट यहाँ नहीं लिया है, तो यहाँ पे हॉफमैन ब्रोमाइड हो गया। नेक्स्ट मेजर प्रोडक्ट बताने हैं हमें कौन कौन है इसमें। अच्छा, तो पहले हम बताते हैं ए क्या होगा। सो PbR3 की हम जैसे रिएक्शन करेंगे, क्या है, अल्कोहल है, क्या होगा, ओए हटाओ, Br लगाओ, सीधी सी रिएक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एल्कोहलिक OH। अच्छा, क्या मेजर बताने, हाँ सर मेजर बताने। तो दो पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट है, दोनों बना के देख लेते हैं कैसे सर दो हैं। एक तो सबसे पहले यहाँ पे अल्फा H है, और 2 अल्फा H यहाँ पे। सो या तो ये बना लीजिए, या फिर आप ये बना लीजिए। जस्ट एक ही और एक ही। अब बता दो कौन मेजर है सर, जिसमें अल्फा एच ज्यादा है। किसमें अल्फा एच ज्यादा है, ये तो देखने से ही पता लग जाता है कि इसमें मोर अल्फा एच है। कितने हैं सर, 1 2 3 4 5 6, इसमें 7 अल्फा एच है, इसमें 1 और 2 3 अल्फा एच है। मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा ये। पहला क्या बन रहा है, ये हमारा हो गया ए, ये हो गया हमारा बी। तो देखते हैं, ए हटा दो, ए हाँ ये हो सकता है, अच्छा टिक नहीं करना अभी। ये भी हो सकता है, ये भी हटा दीजिए। यहाँ पे ये इन्होंने माइनर बना रखा है, तो ये नहीं होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। सो ये दिस इज द लास्ट क्वेश्चन आई गेस, और आई डोंट थिंक कोई क्वेश्चन हमने छोड़ा है, सारे क्वेश्चन ही हमने कवर कर लिए हैं आज के हमारे डिस्कशन में। सो आपको मजा आया होगा जरूर डिस्कशन देख के, काफी कुछ सीखने को भी मिला होगा, और जो भी गलतियां हुई हैं आपने अपने आंसर जरूर देख लिए होंगे कि किसके कितने नंबर है। तो जरूर मैं ये कहूंगा, आप कमेंट्स में मुझे जरूर बताइए आपके कितने नंबर आ रहे हैं, दैट इज 45 आउट ऑफ कितने आपने सही करे हैं, मुझे जरूर बताइएगा। और ये भी एक बार मैं डिस्क्लेमर दे दूं कि हो सकता है देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कोई मुझसे आंसर गलत हो गया हो, क्योंकि जितनी कोशिश करी थी मैंने उस हिसाब से मेरे वही आंसर आए थे। बाकी हो सकता है कि कोई क्वेश्चन मुझसे गलत हो गया हो, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई हो, तो उसके लिए मैं पहले नहीं मतलब बाद में माफी मांग रहा हूँ करने के बाद। हो सकता है कुछ अनजाने में हो गए हो, कुछ मैंने आंसर भी गलत बता दिया हो, ये भी हो सकता है, बिकॉज अभी एंटी आंसर की लॉन्च करेगा, तो वो आपको पता लग जाएगा जो प्रॉपर है। बाकी एज सच कोई एक आध क्वेश्चन जो लगा था वो फेलिंग वाला, वो मैंने आपको बता दिया था कि हो सकता है आंसर हो। बाकी मेरे अकॉर्डिंग मुझे नहीं लगा, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हो। सो आप जरूर अपना कमेंट बताइएगा कितने नंबर आपके आ रहे हैं हमारे केमिस्ट्री वाले डिस्कशन। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई लेक्चर।